हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज इस वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करने वाले हैं। राइट, ये जो आपकी सीरीज है, मैंने आपको बताया था एक नज़र में हम सब कुछ मतलब जो है वो ब्रीफली सारा ओवरव्यू ले लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आप एकदम एक बार वीडियो देख लो और एकदम रेडी हो जाओ कि क्या आपको लिख के आना है। ठीक है, बहुत ही ईजिली में समझेंगे, बहुत ही एग्जाम्पल्स के साथ रियल लाइफ कनेक्शन जोड़ के, जिससे आप अपनी लैंग्वेज में ईजिली पेपर में लिख के आओ। ठीक है, सबसे पहला टारगेट है इस वीडियो में आपका लाइक का, कि आपको इस वीडियो में कम से कम 200 लाइक्स करने हैं। कमेंट्स आप ज़रूर करके जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक मैं कह रही हूँ वो कर लेना, क्योंकि मैं कोई कमी नहीं रख रही हूँ अपने लेवल पे, तो आई डोंट वांट कि आप भी कोई कमी रखो सपोर्ट में। ठीक है, तो चलो इंडिविजुअल बिहेवियर को समझते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में समझा कि स्कोप में हमने समझा था, इससे पहले याद करो, स्कोप में हमने समझा था कि हम एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर को समझते हैं, ग्रुप बिहेवियर को समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मैंने बताया था कि हमें एज अ हमारे एम्प्लॉय को इंडिविजुअली भी समझना है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, उसका कारण वगैरह क्या है। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता है कि हाउ सिंगल पर्सन थिंक। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिविजुअल लेवल में भी तो समझेंगे ना कि सिंगल पर्सन कैसे सोच रहा है, वो कैसे सोच रहा है। मान लो अकेले अकेले भी तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इंडिविजुअल लेवल पे पर्सन का बिहेवियर कैसा है। जैसे हम उसको मान लो सही से बिहेव नहीं कर, तो हम पता लगा पाए रीजन क्या है, फिर हम उसको उस तरीके से काम करवा पाए। तो इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब कि एक सिंगल पर्सन कैसे सोचता है, फील करता है और एक्ट करता है इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी एम्प्लॉय बिहेव डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। हर एम्प्लॉय अलग अलग बिहेव करता है, लाइक मैं हो गई, आप हो गए, अलग अलग बिहेव करें, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी अलग है। ठीक है, हमें नहीं पसंद है कि जैसे आपको पसंद है एक्सट्रोवर्ट हो, बहुत लोगों से बातचीत करना पसंद है, और हो सकता है मुझे नहीं पसंद हो, तो मैं उस तरीके से बिहेव नहीं करूंगी। आप मेरी क्या पर्सनैलिटी, आपकी क्या पर्सनैलिटी। कुछ लोग होते हैं बहुत चुलबुले होते हैं, उनसे बात करने को कह दो, कोई नया पर्सन भी होगा, खड़े होकर बहुत घंटे बतिया लेंगे, आप नहीं कर पाओगे। आप मान लो इंट्रोवर्ट हो, नहीं आपको पसंद है सबसे इतना इंटरेक्ट करना, तो आपकी क्या पर्सनैलिटी, आपकी क्या वैल्यूज है, आपका क्या एटीट्यूड है, ठीक है, क्या आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, ये सारी चीजें आपका बिहेवियर पे इफेक्ट डालेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट हमें सिखाता है कि भाई इंडिविजुअल बिहेवियर को समझो। और इंडिविजुअल बिहेवियर कैसे पता चलेगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल बिहेवियर ये है, तो उसके पीछे हो सकते हैं बहुत सारे रीजन कि वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या उसकी वैल्यूज ऐसी है, उसका देखने का तरीका ऐसा है, ठीक है, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे रह चुके हैं, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है। बहुत सारे कारण। तो क्यों हम ओबी में पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनी है, और हमें अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को समझना है तो उससे पहले हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे सबको समझना बहुत जरूरी है। इफ अ मैनेजर नोज व्हाई एन एम्प्लॉय बिहेव, अगर मैनेजर को पता होगा कि एक एम्प्लॉय ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो इसके लिए ईजी हो जाएगा उसको मोटिवेट करना, गाइड करना और उनको मैनेज कर पाना, क्योंकि उसको पता है कि वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहा है, उसकी वैल्यूज ऐसी हैं, वो इसलिए बिहेव कर रहा है। तो अगर मुझे उसे मैनेज करना होगा तो मैं उसको प्रॉपरली क्या कर पाऊंगी, उस तरीके से मैनेज कर पाऊंगी। जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉय क्या है, पंक्चुअल और सीरियस है, उसको डिसिप्लिन पसंद है, उसको वैल्यू करता है। कोई और है जो कैजुअल और चेयरफुल है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप को वैल्यू करता है। तो देयर बिहेवियर आर डिफरेंट, उनका बिहेवियर दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों के बिहेवियर से मेरे वर्क एनवायरनमेंट पे असर तो आएगा ना। तो मुझे समझना होगा कि ये अलग अलग क्यों बिहेव कर रहे हैं, कारण क्या है इनके बिहेवियर का। फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपकी इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं? पहला है पर्सनैलिटी, जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होगी वो वैसे बिहेव करेगा। तो पर्सनैलिटी इज द सेट ऑफ ट्रेट। क्या है पर्सनैलिटी? वो ट्रेट्स जो आपको यूनिक बनाते हैं, मतलब वो फीचर्स, वो क्वालिटीज जो आपको यूनिक बनाते हैं दूसरों से, वो क्या है, आपकी पर्सनैलिटी। एन एक्सट्रोवर्ट एम्प्लॉय लव्स टीम वर्क एंड मीटिंग्स व्हाइल एन इंट्रोवर्ट प्रेफर वर्किंग अलोन। जैसे दो लोग पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। जो एक्सट्रोवर्ट है उसको क्या पसंद है, उसको पसंद है कि वो लोगों से बात करे, इंटरेक्ट करे, टीम वर्क में काम करे। लेकिन जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो उनको पसंद है कि वो अकेले काम करें, उनको सबसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करना। तो पर्सनैलिटी डिसाइड करती है कि कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं और काम में परफॉर्म करते हैं। आपका एटीट्यूड कैसा है? एटीट्यूड इज इक्वल टू पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग। एटीट्यूड मतलब आपकी कैसी फीलिंग है किसी चीज को लेके, आप पॉजिटिव रखते हो, नेगेटिव रखते हो, वो है आपका एटीट्यूड। इस वजह से भी क्या होगा, आपका बिहेवियर होगा। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो अगर चेंज भी आया है तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा, क्योंकि वो
पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, ठीक है, उसको वो चीज़ों के बारे में पॉजिटिव फील करता है। अगर कोई नेगेटिव होगा एम्प्लॉय, जिसकी नेगेटिव एटीट्यूड होगा, वो कंप्लेन करेगा। तो एटीट्यूड भी आपको बताएंगे कि एक पर्सन क्यों बिहेव कर रहा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज परसेप्शन। आपका परसेप्शन कैसा है, मतलब हाउ अ पर्सन इंटरप्ट अ सिचुएशन। एक पर्सन एक सिचुएशन को किस तरीके से परसीव करता है, परसीव करता है, इंटरप्रेट करता है, वो भी अफेक्ट करता है। लाइक एक स्ट्रिक्ट बॉस है तो वो हमेशा, उसको हमेशा कैसा हम देखेंगे, डिसिप्लिन बाय वन एम्प्लॉय बट रूड बाय अनदर, ठीक है। अगर एक स्ट्रिक्ट बॉस है तो जो एम्प्लॉयज डिसिप्लिन होंगे उनको लगेगा कि ठीक है, ही इज डिसिप्लिन पर्सन, और जो एम्प्लॉयज का परसेप्शन होगा कि नहीं यार इनका बिहेवियर खड़ूस है, तो वो रूड कंसीडर करेंगे। तो पर्सन तो एक ही है, लेकिन उसको लोगों का देखने का तरीका क्या है, अलग अलग हो गया। तो डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट डिफरेंट बिहेवियर द सेम इन्वायरमेंट। तो अलग अलग जैसा भी आपका परसेप्शन होगा, आप उसी तरीके से क्या करोगे, चीजों को देखोगे और बिहेवियर रखोगे। वैल्यूज भी आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को शेप करते हैं। लाइक वैल्यूज आर डीपली हेल्ड बिलीव व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, मतलब आपका बिलीव कि आप क्या बिलीव करते हो कि क्या सही है क्या गलत है, वो आपकी वैल्यूज है। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसके नजर में ऑनेस्टी एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू है, लेकिन दूसरों द एम्प्लॉय वोंट टॉलरेट चीटिंग एट वर्क, ठीक है। एक एम्प्लॉय है जिसको ऑनेस्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग वैल्यू रखता है उसमें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कुछ होंगे जिनको नहीं है इस वैल्यू में बिलीव, ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉय है वो चीटिंग वगैरह नहीं टॉलरेट करेगा। तो वैल्यू आपके डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर को गाइड करेंगे। आप जैसे ऑनेस्टी पे बिलीव करते हो तो वैसे ही डिसीजंस वगैरह अगर बन रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन तो सपोर्ट करोगे और वैसे बनवाओगे, ठीक है। तो आपका बिहेवियर भी वैसा होगा। तो वैल्यूज हो गया, आपका सोचने का तरीका, आपका नेगेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब आपके बिहेवियर का क्या होते हैं, रीजन होते हैं कि आप क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो इंडिविजुअली। मोटिवेशन, मोटिवेशन लोगों को ड्राइव करता है काम करने के लिए। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय वर्क करता है बहुत ज़्यादा क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए, दूसरा वर्क कर रहा है क्योंकि उसे इंजॉय, वो उसको सीखने में मजा आ रहा है। तो ये एक्सटर्नली मोटिवेटेड है क्योंकि उसको प्रमोशन चाहिए, ये इंटरनली मोटिवेटेड है क्योंकि उसको मजा आ रही है काम में। विदाउट मोटिवेशन, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो एम्प्लॉय लेजी हो जाएंगे, अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे, काम करने का मन ही नहीं लगेगा। तो मोटिवेशन भी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है कि मोटिवेशन की वजह से वो कैसे बिहेव करता है। एक्सपीरियंस एंड लर्निंग, आपने पास्ट में कैसा एक्सपीरियंस शेप किया, गेन किया, वो भी आपके करंट बिहेवियर को शेप करेगा। जैसे कि एम्प्लॉय है हु फेल्ड इन रिस्की प्रोजेक्ट बिफोर मे अवॉइड रिस्क अगेन। कोई एम्प्लॉय था जो एक रिस्की प्रोजेक्ट में फेल हो चुका है, तो अगर उसको फिर से रिस्की प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो नहीं लेगा, वो अवॉइड करेगा क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो गया, तो इस वजह से वो ऐसा बिहेव करेगा। इन्वायरमेंट एंड वर्क कल्चर, सराउंडिंग्स भी आपको इफेक्ट करती हैं। जैसे एक अगर फ्रेंडली और ओपन ऑफिस है तो एम्प्लॉय कोऑपरेटिव रहेंगे, एक साथ वर्क करेंगे, और अगर टॉक्सिक कल्चर है तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे। तो कैसा इन्वायरमेंट है, वर्क कल्चर है, वो भी आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करेगा, शेप करेगा। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को असर डालते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो हमने समझा। और इंडिविजुअल बिहेवियर का होता है एक पर्सन का बिहेवियर, जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है इंडिविजुअल बिहेवियर। नेक्स्ट जो हमने एक एक करके फैक्टर पढ़े जो असर डालते हैं कि इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करते हैं, वो हम अब डेप्थ में पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर ही इंडिविजुअल बिहेवियर का है। और इंडिविजुअल बिहेवियर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा होता है, उसको बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर होगा उसकी पर्सनैलिटी, मोटिवेशन, ठीक है, उसका लर्निंग, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका परसेप्शन, उसका एटीट्यूड। और यही सब पूरे चैप्टर में पढ़ोगे कि परसेप्शन क्या होता है, परसेप्शन किस तरीके से अफेक्ट करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, बस यही है पूरे चैप्टर में। तो पर्सनालिटी समझेंगे। पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी इज द सेट ऑफ क्वालिटीज लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, अपीयरेंस एंड बिहेवियर। मतलब बहुत सारी क्वालिटीज का सेट है पर्सनालिटी, कि आप कैसे सोचते हो, आप क्या फील करते हो, आपके इमोशंस क्या है, आपका अपीयरेंस क्या है, कैसे दिखते हो, आपका बिहेवियर क्या है, ये सब आपकी पर्सनालिटी बनाते हैं, जो आपको लोगों से यूनिक बनाते हैं। इट इज नॉट जस्ट हाउ यू लुक। से पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि आप कैसे दिखते हो, कैसे लगते हो, बट कैसे सोचते हो, रिएक्ट करते हो, इंटरैक्ट करते हो, ये भी आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, वो सबसे बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करता है, तो वो भी उसकी क्या है, पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी डिसाइड हाउ अ पर्सन बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, जैसी आपकी सोच होगी, जैसे आपके इमोशंस होंगे, जैसा आपका बिहेवियर होगा, वैसे ही आप अलग अलग सिचुएशन में क्या करोगे, बिहेव करोगे, ठीक है। जैसे दो एम्प्लॉयज हैं, उनसे कहा गया आप प्रेजेंटेशन दीजिए,
एम्प्लॉय एक कॉन्फिडेंट है, एक्सट्रोवर्ट है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी, कॉन्फिडेंट और एक्सट्रोवर्ट है, खुल के बोलेगा, एंजॉय करेगा, इंटरेक्शन मजा आएगी उसको। एम्प्लॉय भी इंट्रोवर्ट है, शाई है, तो वो कम बोलेगा और नर्वस फील करेगा क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, वो नहीं इतना घुला है, वो नहीं उतना कॉन्फिडेंस वगैरह रखता है। तो सेम सिचुएशन लेकिन अलग अलग पर्सनैलिटी की वजह से क्या वो अलग अलग बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को उसकी पर्सनैलिटी भी शेप करती है। पर्सनैलिटी क्या हमने देखा, पर्सनैलिटी के कुछ फीचर्स, पहला यूनिक, दो लोगों की पर्सनैलिटी एक नहीं हो सकती, अलग अलग होगी। इवन जो ट्विंस है एक जैसे लगते हैं उनकी भी आपने पर्सनैलिटी देखी होगी, अलग होती है। जुड़वा बच्चे कहीं हो आपके घर में या कहीं भी आपने देखा होगा, लगते एक जैसे हैं लेकिन बिहेवियर दोनों का अलग अलग है। किसी को मान लो पसंद है, किसी को क्या पसंद है, घुलना मिलना सबसे, किसी को नहीं पसंद, वो अपना कंफर्ट जोन में रहता है, तो अलग अलग है। कंसिस्टेंट, अ पर्सन यूजुअली बिहेव इन सिमिलर वे अक्रॉस सिचुएशन, पर्सनैलिटी जैसी होगी आप वैसे ही हर सिचुएशन में क्या करोगे, बिहेव करोगे। इफ समवन इज काम बाय नेचर यू विल सी देम काम एट ऑफिस, इन क्लास, इवन एट होम। कोई कामली बिहेव करता है तो आप उसको देखोगे, वो स्कूल में भी कामली रहेगा, ऑफिस में भी काम रहेगा, हर जगह वो काम ही काम काम होके ही काम करेगा। डायनेमिक मीन्स चेंज होगा, पर्सनैलिटी चेंज भी हो सकती है और विद टाइम एक्सपीरियंस लर्निंग बदल भी सकती है। ठीक है, जैसे एक शाई स्टूडेंट है, पर्सनैलिटी ऐसी थी लेकिन जब उसने ग्रुप डिस्कशन में, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वो कॉन्फिडेंट बन गया। ऐसा नहीं जैसी पर्सनैलिटी वैसे ही रहोगे, चेंज भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंस बिहेवियर, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। पर्सनैलिटी जैसी होगी आप वैसे ही बिहेव करोगे, रिएक्ट करोगे, इंटरेक्ट करोगे। एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन जो सब कुछ पॉजिटिव देखता है, तो इवन टफ प्रोजेक्ट भी आ जाएगा वो अच्छे से काम करेगा। डेवलप बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सम ट्रेड्स कम फ्रॉम पेरेंट्स एंड हेरिडिटी, कुछ ट्रेड्स आपके पेरेंट्स से मिलते हैं आपको एज अ पर्सनैलिटी, कुछ आपके इन्वायरमेंट लाइक आपकी कल्चर कैसा है, आपका फैमिली की बैकग्राउंड कैसा है, वहां से आते हैं। जैसे के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो उसको फैमिली से मिलकर सब इंटेलिजेंस होते हैं, जेनेटिकली वो इनहेरेंट किया है, लेकिन जो डिसिप्लिन है उसने स्कूल से एक्वायर्ड किया। हो सकता है घर वाले उतना डिसिप्लिन ना हो बट वो स्कूल से उसको मिला है। तो पर्सनैलिटी आपको जो आपकी डेवलप हुई है वो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकती है और इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकती है। वही यहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट किया है कि पर्सनैलिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हेरिडिटी से भी मिलती है और इन्वायरमेंट से भी। मतलब पर्सनैलिटी पार्शली जो डिसाइड होती है वो बायोलॉजिकल फैक्टर से डिसाइड होती है, कि जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो पार्शली क्या करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, देखा होगा जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही आपको फिजिकल अपीयरेंस मिलता है, वैसे इंटेलिजेंस लेवल होती है आपकी, वैसे ही आपके अंदर नेचुरल टैलेंट है कि आपके पेरेंट्स सिंगिंग में अच्छे, तो आपके अंदर भी वो आ गया। तो वो पर्सनैलिटी आपको कहाँ से मिली, बायोलॉजिकली, ठीक है, इनहेरिट किया अपनी फैमिली से। पर्सन में इनहेरिट हाई एनर्जी लेवल ऑफ म्यूजिकल टैलेंट फ्रॉम पेरेंट्स, इन्वायरमेंट से मिलती है पर्सनैलिटी, आपके इन्वायरमेंट भी बनाता है, लाइक फैमिली कैसी है, कल्चर, सोसाइटी, एजुकेशन, एक्सपीरियंस जो आपको मिले जब आप बड़े होते गए उससे बनी। लाइक चाइल्ड जो एक स्ट्रिक्ट फैमिली में रेज हुआ उसकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, डिसिप्लिन, और जो एक ओपन फ्री फैमिली में रेज हुआ है वो फ्लेक्सिबल होगा। तो इन्वायरमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। सिचुएशन भी करेगी, जैसे जैसे सिचुएशन होगी वैसे वैसे हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी बदलती जाएगी। सेम पर्सन में बी फन और कैजुअल विद फ्रेंड्स बट सीरियस एंड फॉर्मल एट ऑफिस। मेरा भी ऐसा था, मैं एक इंसिडेंट बताऊं कि मेरे जो मैथ्स वाले सर थे, शोभित सर, हमें मैथ्स पढ़ाते थे, मैं अपनी पर्सनैलिटी कैसे चेंज कर दी थी वो तो मैं बता रही हूँ, बिहेवियर ही है एक तरीके का। तो जब वो पढ़ाते थे तो मैं मेरी दो फ्रेंड थी, हम लोग बैठे रहते थे और किसी भी रैंडम टॉपिक पे हम लोग हंसते थे। मतलब मैंने वो टॉपिक छेड़ा होता था और हम सबको मज़ा आ रही होती, मैंने कोई टॉपिक छेड़ा। हमारे क्लास में एक लड़का था, उसकी नाक थोड़ी ऐसी थी कि हम लोग उसका नाम पकौड़ी रख दिया था। तो मैंने जैसे बोला, अरे पकौड़ी देखो देख रहा है यहाँ पे, पकौड़ी देखो बाहर खड़ा हुआ है, तो हम तो जब ऐसे बोलते थे तो हम लोग हंसते थे। और सर जैसे बोर्ड से ऐसे पीछे घूमते थे तो मेरे सारे फ्रेंड्स जो हंस रही होती है वो तो हंस रही होती है और मैं एकदम सीरियस लिखने लग जाती थी मैथ्स के क्वेश्चन से। तो सर मुझे देखते थे, सर सोचते थे कि ये लड़की जो है वो पढ़ रही है और बाकी ये सब हंस रही है। तो हमेशा ये कहते थे कि उससे सीखो, उससे सीखो। मतलब वो लोग मेरे तरफ देखते थे कि मतलब इसी ने हंसाया और यही ऐसे बिहेव कर रही है। तो मेरी पर्सनैलिटी क्या हुई, सिचुएशन के हिसाब से एकदम चेंज हो गई। पकौड़ी वाले एग्जाम्पल से यही मैं बताना चाह रही हूँ कि पर्सनैलिटी के हिसाब से सिचुएशन बदलती है आपकी। द सेम पर्सन हो सकता है फन हो, कैजुअल हो फ्रेंड्स के साथ, लेकिन ऑफिस में वो सीरियस। जैसे मैं फन थी, कैजुअल थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बट जैसे सर घूमे वैसे मैं सीरियस हो गई। ठीक है, तो ये है। ओके, नाउ हम कुछ पर्सनैलिटी की थ्योरी समझेंगे जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैं सीरियस हो गई हूँ।
क्योंकि एग्जाम की बात आ गई, ये टॉपिक से क्वेश्चन बन के आते हैं। टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी समझेंगे कि ये जो टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी वो 2 कार्डियोलॉजिस्ट ने दी, जैसे मेयर फ्रीडमैन, आपको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रही हूँ, उन्होंने दी। दे वर स्टडिंग व्हाई सम पीपल गेट हार्ट अटैक डिजीज मोर ऑफन। ये समझ रहे थे कि क्यों कुछ लोगों को हार्ट अटैक जो है वो ज्यादा आ जाता है जल्दी, ठीक है, और कुछ लोगों को कम। हार्ट डिजीज कुछ लोग को ज्यादा हो जाती है और कुछ लोग को नहीं होती है, कम होती है, होती नहीं है। तो दे फाउंड दैट पीपल विद टाइप ए, जिनका टाइप ए बिहेवियर है, मतलब जिनके अंदर हाई स्ट्रेस है, हरी में रहते हैं, एग्रेशन रहते हैं, उनको हायर रिस्क होता है हार्ट प्रॉब्लम का एज कम्पेयर टू टाइप बी जो काम और रिलैक्स। क्यों हार्ट डिजीज हो गया, हार्ट अटैक, बहुत रश कर रहे हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा तुम्हारा, तो ऑब्वियस आएगा। तो इन्होंने टाइप ए टाइप बी में बताएं कि पर्सनालिटी के हिसाब से 2 लोग हैं, 2 तरीके के बिहेवियर वाले लोग अलग अलग पर्सनालिटी के हैं। पहला है टाइप ए, फिर पढ़ेंगे टाइप बी। अब देखो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना तुम्हारी कैसी पर्सनालिटी है। टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग क्या होते हैं? हाईली कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस एंड ऑलवेज इन हरी। बहुत कॉम्पिटिटिव, मतलब जान लगा देंगे कि मैं आगे रहूं, एम्बिशियस, कुछ लाइफ में करना है, और हमेशा जल्दी में रहते हैं। उनको लगता है टाइम बहुत कम है यार, बहुत टाइम कम है, और कुछ उखाड़ना है तो मतलब करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। उनको डिलेज नहीं पसंद है कि अरे टालते जा रहे हो यार, स्ट्रेस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब नहीं अचीव कर पाते हैं ना, टाइम पे नहीं होती चीजें, डिले होता जाता है, तो ये बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं। मल्टीटास्क, बाई कॉम्पिटिटिव है, आगे रहना चाहते हैं, एम्बिशियस है, कुछ करना चाहते हैं, तो ये तो होगा इनको कि मल्टीटास्किंग कर लें, जिससे जल्दी समय में कम समय में जल्दी ज्यादा काम हो जाए। जैसे मैनेजर हु कीप चेकिंग द क्लॉक, कुछ मैनेजर्स होते हैं जो हमेशा क्या है क्लॉक देखते रहते हैं कि कितना हो रहा है, pushes the team hard and get irritated if the work is even a little late। अगर काम जरा सा भी लेट होता है तो इरिटेट हो जाते हैं कुछ मैनेजर, आपने देखा होगा कुछ मैनेजर की अप्रोच ऐसी ही होती है कि वो आपको टास्क देंगे, देखते रहते हैं कितना बज रहा है, 2 घंटे काम तक कितना हुआ, इरिटेट हो जाएंगे अगर आपने टाइम पे नहीं किया। ये वही है जो टाइप ए वाले हैं कि इनको पसंद है कि काम जल्दी हो, टाइम कॉन्शियस है, काम में एकदम फोकस हो, डिले नहीं हो, एम्बिशियस है। ये टाइप ए पीपल परफॉर्म फास्ट बट मे सफर फ्रॉम स्ट्रेस एंड बर्नआउट। ऑफ कोर्स बर्नआउट हो जाएगा, इतना हरी में हो तो स्ट्रेस भी होगा जब पूरा नहीं होगा एज पर योर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में भी। टाइप बी पर्सनालिटी कौन से होते हैं? टाइप बी पर्सनालिटी वाले लोग वो होते हैं जो रिलैक्स रहते हैं, पेशेंस रहते हैं, इजी गोइंग, हाँ ठीक है, आराम से हो रहा है, चल रहा है, लेस वरीड अबाउट डेडलाइन की कोई चिंता नहीं होती, कम वरी करते हैं, इंजॉय करते हैं प्रोसेस, लेस एग्रेसिव, हैंडल स्ट्रेस कामली। जैसे आप लोग हो अभी आप टाइप बी वाली पर्सनैलिटी में जा चुके हैं, जो लोग लास्ट मोमेंट पढ़ रहे हैं, उनको इतनी कोई कुछ नहीं, लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ रहे होंगे जो रो के पढ़ रहे होंगे वीडियो, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि कल पेपर है, क्या लिख के आएंगे। कुछ लोग होंगे जो बहुत ही आराम से कामली पेशेंस के साथ, ठीक है यार अभी कुछ नहीं पढ़ा। जब मेरी अप्रोच देखो, मेरी अप्रोच क्या है, अभी तक नहीं पढ़ा ना, परेशान नहीं थे ना उधर, तो अब परेशान मत हो, कोई राइट नहीं है आपको, क्योंकि जब होना था तब नहीं हुए आप, आपने कुछ नहीं किया, आपने आराम से निकाला ना, अभी भी परेशान नहीं होना है आपको, क्योंकि अभी भी उसी अप्रोच के साथ काम करो। अगर उस अप्रोच के साथ काम करोगे तो निकाल ले जाओगे पेपर क्लियर, और अगर अभी स्ट्रेस ले रहे हो, जल्दी पलट रहे हो, कुछ नहीं होगा आपका। तो अभी नहीं, जब परेशान थे, मैं भी अपने आपको ऐसे कहती थी, अभी जब तक नहीं परेशान हुई तो अभी मत परेशान हो, अब करो, जो हो रहा है, जितना हो रहा है, जैसे हो रहा है, अच्छे से इंजॉय करते हुए करो, कल हो जाएगा। ये मान के चलो, ये एक अप्रोच दे रही हूँ क्योंकि अभी बहुत लोग स्ट्रेस में होंगे। तो टाइप बी पर्सनालिटी वही है कि जो डेडलाइन को लेके वरिड नहीं होते हैं, एग्रेसिव कम है, कामली काम कर रहे हैं, क्रिएटिव फ्लेक्सिबल है, जैसे कलीग हु वर्क स्टडी पेस, आराम से कर रहा है, ब्रेक ले लेके कर रहा है, पैनिक नहीं हो रहा है, वो टाइप बी है। स्ट्रेस फ्री रहते हैं, समटाइम ये भी लगता है कि अर्जेंसी ही नहीं है, इनको कोई चिंता ही नहीं है, ये भी हो सकता है। बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स आए, इन्होंने भी इस मॉडल में 5 तरीके की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया कि इस तरीके के लोग होते हैं, ये पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं, मतलब पर्सनालिटी को 5 डायमेंशन में बताया कि इस तरीके से आपकी पर्सनालिटी हो सकती है। तो कौन कौन से वो 5 डायमेंशन है, और वो स्टार्टिंग का वर्ड्स लिया गया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओशियन। तो याद करने के लिए ट्रिक हो जाएगी ओशियन कि स्टार्टिंग वाले वर्ड, ओ से ओपननेस। ओपननेस मतलब वो लोग जो ओपननेस जिनमें हाई होती है, ओपननेस का फीचर जिसमें हाई होते हैं, मतलब वो ओपन होते हैं चीजों को जानने के लिए, वो क्यूरियस होते हैं, लव करते हैं न्यू आइडियाज, ट्राइज न्यू थिंग, ओपन है, फ्री है, वो उनको नई चीज सीखने में मजा आती है, न्यू आइडियाज एक्सप्लोर करने में मजा आती है। तो जिनमें ये हाई होता है वो क्यूरियस होते हैं, लव आइडियाज, ट्राई न्यू थिंग, और जिनमें ओपननेस लो होती है वो उनको कुछ नया नहीं करना है, वो रूटीन टास्क एंजॉय करते हैं, उन्हें
चेंज अवॉइड करते हैं। तो जिनमें हाई ओपननेस होगी वो कहेंगे लेट्स ट्राई दिस न्यू ऐप, और जिनमें लो ओपननेस होगी वो कहेंगे नो ओल्ड वे इज बेटर। तो अगर आपके एम्प्लॉय में ओपननेस देखना होगा आपको, किसमें हाई है किसमें लो है। जिसमें हाई होगी वो तो एकदम रेसिस्ट करेगा ही नहीं चेंज, बट जिसमें लो होगी वो चेंजेस को रेसिस्ट करेंगे। कॉन्शियसनेस क्या कहती है, जिसमें कंसाइसनेस हाई होती है वो बहुत मतलब कॉन्शियस रहते हैं, हमेशा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, बहुत अलर्ट रहते हैं। जिनमें बहुत हाई है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, हमेशा टाइम पे रहेंगे, क्योंकि उनको पता है, ऑब्जर्व करते हैं कैसे चीजें हो रही, क्या चल रहा है। लेकिन जिनमें लो है वो केयरलेस रहेंगे, क्योंकि कॉन्शियस नहीं है चीजों को लेके, फॉरगेटफुल भूल जाएंगे, और डिपेंडेबल भी नहीं होंगे। लाइक हाई कॉन्शियस जिसमें होगी वो प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले कर लेंगे, क्योंकि वो उसको लेके अलर्ट हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, केयरफुल है कि समय पे हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और जिनमें लो है वो कहेंगे अरे हम तो भूल गए करना था। एक्स्ट्रावर्जन क्या होंगे, एक्स्ट्रावर्जन मतलब कि आप कितना ज्यादा ओपन हो कितना ज्यादा नहीं हो। जैसे जो लोग जैसे एक्स्ट्रावर्जन मतलब बेसिकली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, वो अगर हाई है आपके अंदर तो आप टॉकेटिव हो गए, आउटगोइंग हो गए, जाना पसंद करोगे। अगर लो है आपके अंदर एक्स्ट्रावर्जन तो आप क्वाइट हो गए, रिजर्व रहते होगे, अकेले रहोगे। तो जिनके अंदर हाई एक्स्ट्रावर्जन होता है वो पार्टिसिपेट करना, ग्रुप वर्क करना, देखो इन लोग को बातें आते हुए देखो करते हैं। और जिनके अंदर लो होता है वो कहते हैं नहीं हमें घर कहीं नहीं जाना, हम अकेले करेंगे। तो इन्होंने डायमेंशन दिए, या तो आप में ये होगा हाई या तो होगा आप में लो। अगर हाई है तो आप ऐसे होगे, और ये लो होगा तो आप ऐसे होगे। अलग अलग चीजों में उन्हें डायमेंशन में डिवाइड किया है। एग्रीबलनेस मतलब कैसे आप चीजों से एग्री कर जाते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। अगर हाई है आपके अंदर तो आप फ्रेंडली होगे, हेल्पफुल होगे, फाइट अवॉइड करोगे। लो होगे, एग्री नहीं करते हो ज्यादा चीजों में तो आर्ग्यू करोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे। न्यूरोटिज्म, अगर आपके अंदर न्यूरोटिज्म हाई है तो आपको बहुत चिंता होगी, आप स्ट्रेस हो जाओगे बहुत आसानी से, मूडी होगे आप, मूड स्विंग जिसे कहते हैं, वो सब न्यूरोटिज्म में आते हैं। इनको देखो, ये तुम हो एग्जाम से पहले जिसने कुछ नहीं पढ़ा को स्ट्रेस हो रहा है, अभी तुम चिंता कर रहे हो कि कैसे होगा। और अगर लो है आपके अंदर तो काम हो गया, अभी भी स्टेबल हो गए, रिलैक्स हो गए, भले प्रेशर आ रहा है लेकिन रिलैक्स हो, ठीक है हो जाएगा। तो हाई न्यूरोटिज्म वाले ओ नो एवरीथिंग इज रॉन्ग, लो वाले चिल वी विल फिक्स दिस। ठीक है, तो ये याद रख लेना, पेपर में आएगा। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ओके ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका वो आएगा आपका टॉपिक परसेप्शन। परसेप्शन को समझेंगे कि परसेप्शन क्या है। ठीक है, तो परसेप्शन भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करते हैं, शेप करते हैं। जैसा जिसका परसेप्शन होगा, कहते हैं ना, जैसी जिसकी सोच, जैसा जिसका परसेप्शन होगा वो वैसा ही बिहेव करेगा। तो परसेप्शन इज द वे वी लुक एट थिंग्स एंड गिव देम मीनिंग। जैसे हम चीजों को देखते हैं, उनको मीनिंग देते हैं, वो है मेरा परसेप्शन। इट इज नॉट जस्ट व्हाट आर आई सी बट हाउ आर माइंड इंटरप्ट। कहते हैं ना, तुम्हारी सोच ऐसी, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, या ये चीज तो ऐसी है ही नहीं, तुम ऐसा सोच रहे हो। तो वो है तुम्हारा परसेप्शन, कि तुम कैसे चीजों को देख रहे हो, तुम्हारा नजरिया क्या है चीजों को। 6 लिखा है, यानी क्या लिखा है, 6 लिखा है। जो यहाँ खड़ा होगा वो कहेगा कि ये 6 है, मैं 6 लिखा है, देखो मैं इसको सही से लिखती हूँ, मैंने 6 लिखा, अब मैंने नहीं, तो ये जो देख रहा है ये कह रहा है ये 6 है, और ये जो इधर देख रहा है वो कह रहा है ये 9 है। तो तुम कैसे देख रहे हो चीजों को, हो सकता है सिचुएशन एक ही हो, चेंज आया, कुछ लोग उसको पॉजिटिव देख रहे हैं, कुछ लोग उसको नेगेटिव देख रहे हैं। मतलब तुम्हारा परसेप्शन क्या है कि चीज को देखने का, तुम्हारा चीजों को देखने का, उसको समझने का क्या नजरिया है, वो है तुम्हारा परसेप्शन। रियलिटी एक ही है लेकिन उसको लोग अंडरस्टैंड अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे 2 एम्प्लॉय है, गेट द सेम स्ट्रिक्ट मैसेज फ्रॉम द बॉस। एक बॉस उसने सेम मैसेज, स्ट्रिक्ट मैसेज दोनों को ही दिया है। एक कहता है कि बॉस चाहते हैं कि मैं अच्छा काम करूं इसलिए उन्हें मैसेज दिया है, मुझे थोड़ा सा डांट रहे हैं क्या कि मैं अच्छा काम करूं, मैं कर सकता हूं। और दूसरा कह रहा है कि अरे यार ये मुझसे नफरत करता है तभी मेरे को इतना बेकार मैसेज चेप रहा है। ठीक है, तो सिचुएशन सेम है लेकिन परसेप्शन अलग अलग, चीजों को देखने का नजरिया क्या है, अलग अलग है। अब ये रोल क्या है, ये रोल क्या प्ले करता है हमारे डिसीजन मेकिंग में परसेप्शन। तब मेरा जैसा नजरिया होगा वैसा मैं सोचूंगा, वैसा मैं डिसाइड करूंगा और वैसा ही मैं बिहेव करूंगा। ठीक, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, परसेप्शन का क्या रोल है डिसीजन मेकिंग में, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन अ पर्सन फर्स्ट रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक पर्सन क्या करता है, प्रॉब्लम को समझता है कि प्रॉब्लम क्या है। हाउ सिचुएशन इज परसीव डिसाइड वेदर इट इज सीन एज सीरियस और नॉट। प्रॉब्लम को तुमने देखा कि प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे तुमने उस प्रॉब्लम को परसीव किया है वो बताएगा कि तुमने उसको सीरियस माना है कि या नहीं। लाइक एक एम्प्लॉय परसीव स्ट्रिक्ट फीडबैक एज नेगेटिव क्रिटिसिज्म,
while another see at the constructive advice, ठीक है। और इनका लेटर डिसीजन जो बिहेवियर को इसी पे डिपेंड करेगा, तुमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैसे की है। लाइक कुछ ने क्या किया, जो प्रॉब्लम आई, कोई मैसेज आया, स्ट्रिक्ट कहा कि नहीं सही है हमारे बेटरमेंट के लिए, दूसरे ने कहा नहीं ये तो बहुत बकवास कर रहे हैं मुझसे, तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया मैं जॉब क्विट करूंगी। ऐसे कैसे बोल दिया मुझे मैसेज में कि ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही है, ऐसे करो, मैं क्यों करूँ ऐसे, तो वो मेरा परसेप्शन हो गया ना। तो मैंने प्रॉब्लम को कैसे देखा समझा, उस वजह से मैंने जैसे समझा वैसे ही मैंने बिहेव किया, वैसे मैंने डिसाइड किया और वैसे मैंने बिहेव किया। नेक्स्ट इज कलेक्टिंग एंड इवेल्युएशन इन्फॉर्मेशन। परसेप्शन ही बताता है कि हम इन्फॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करेंगे और इवेल्युएट करेंगे। लाइक डिसीजन मेकिंग रिक्वायर इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव। अब डिसीजन लेना तो तुम्हारे सामने बहुत सारे रास्ते होंगे चीज को करने के लिए, अलग अलग अल्टरनेटिव होंगे। तो परसेप्शन बताएगा कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल कंसिडर इंपॉर्टेंट, कौन सा तरीका तुम लोगे, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए, वो तुम्हारा परसेप्शन बताएगा तुम्हें। जैसे एक मैनेजर हु परसीव एन एम्प्लॉय एज लेजी मे इग्नोर हिज एक्चुअल अचीवमेंट। जिस एम्प्लॉय को लगता है कि मैनेजर मेरा लेजी है, काम वाम नहीं, कमजोर है, भले वो अच्छा करे, वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। तो तुम्हारा परसेप्शन बताता है कि तुम्हारे जो सामने इंफॉर्मेशन है उसको तुम कैसे इवेल्युएट करोगे। चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव, तुम्हारे सामने जो चॉइस है, ठीक है, ऑप्शंस है, तुमको क्या लग रहा है मोस्ट फेवरेबल होगा नहीं होगा, वो तुम्हारा परसेप्शन बताएगा कैसे तुम देखते हो चीज़ों को। हो सकता है एक जॉब ऑफर जो तुम्हें अब्रॉड से आया है उसको तुम एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लो तुम, लेकिन कोई और है वो एक्सेप्ट ही ना करे, उसको लगे भाई रिस्क है इसमें। तो डिसीजन मेकिंग में करते क्या हो, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉब्लम पता रहती है तो फिर जो भी अल्टरनेटिव्स है उनको कलेक्ट करते हो, इवेल्युएट करते हो इन्फॉर्मेशन को, अल्टरनेटिव तरीकों को चूज करते हो, क्या हो सकता है वो प्रिडिक्ट करते हो। बिफोर फाइनलाइजिंग इंडिविजुअल इमेजिन फाइंड फ्यूचर रिजल्ट। फाइनलाइज करने से पहले इंडिविजुअल क्या सोचता है, फ्यूचर में जो मैं ये अल्टरनेटिव चूज कर रहा हूँ कि मुझे जॉब ले लेनी चाहिए अब्रॉड में, इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट होगा, वो भी मेरे परसेप्शन पे बेस्ड होगा, मैं क्या सोच रही हूँ। एन एम्प्लॉय थिंक इफ आई स्टे लेट एट ऑफिस, कुछ एम्प्लॉय उनको लगता है कि हम लेट तक रहेंगे ऑफिस में तो बॉस मुझे हार्ड वर्किंग मानेगा और सोचते हम रुकेंगे। दूसरे को लगता है कि नहीं हम नहीं रुकेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि हमें टाइम पे लीव कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे एफर्ट्स को कोई नोटिस नहीं करेगा, हम एक्स्ट्रा करेंगे भी तो। फिर पोस्ट डिसीजन बिहेवियर भी हमारा परसेप्शन से इफेक्ट होगा। मींस इवन आफ्टर अ डिसीजन सेटिस्फेक्शन डिपेंड करती है हमारे परसेप्शन पे। समवन एक एक्सपेंसिव फोन बाय कर लेता है, लेकिन अगर उनको लगता है कि स्टेटस सिंबल है तो उनको प्राउड होगा, लेकिन अगर उनको लगेगा कि पैसा बर्बाद हो गया है तो वो उसने चीज को रिग्रेट करेंगे, ठीक है। तो मैंने परसेप्शन का एक बार फिर से बता दूं, रोल ऑफ परसेप्शन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के समय अलग अलग स्टेज पे तुम्हारा जो परसेप्शन होगा वो इफेक्ट करेगा कि तुम क्या डिसाइड करते हो। जैसे जब डिसीजन लेते हो तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम, उसके हिसाब से लेना है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप। तब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होगे, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे होगे, तो तुम सिचुएशन को कैसे परसीव करोगे, तुम प्रॉब्लम को सीरियस लोगे नहीं लोगे, वो तुम्हारा परसेप्शन बताएगा। दूसरा स्टेप होता है कलेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम से रिलेटेड तुमने क्या किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको इवैल्यूएट किया। जब इवैल्यूएट करोगे तब भी तुम्हारा परसेप्शन जैसा होगा तुम वैसे ही प्रॉब्लम को समझोगे। चॉइस ऑफ अल्टरनेटिव, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे, तुम कौन सा सेलेक्ट करोगे वो तुम्हारा परसेप्शन डिसाइड करेगा। प्रिडिक्टिंग आउटकम, उस रास्ते से क्या रिजल्ट हो सकता है वो तुम जो प्रिडिक्ट करोगे वो भी जैसा परसेप्शन होगा वो डिसाइड करेगा। और पोस्ट डिसीजन बिहेवियर मतलब डिसीजन लेने के बाद तुम्हारा कैसा बिहेवियर, उस डिसीजन को लेकर तुम खुश हो ना खुश हो वो भी तुम्हारे परसेप्शन पे ही क्या होगा, निर्भर करेगा। तो रोल ऑफ परसेप्शन तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, असर डालता है। तो ये हमने डिस्कस करा। सो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक्स के साथ, डेट इज़ लर्निंग, ठीक है। इसके बाद वाले टॉपिक्स को समझते हैं। तो लर्निंग क्या होता है, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली लर्निंग मतलब क्या, सीखना, ठीक है। हमें पता है हम कुछ सीख रहे हैं तो वो क्या है, लर्निंग है, मतलब कि नॉलेज गेन कर रहे हैं, स्किल गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो लर्निंग मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस, ठीक है, मतलब किसके थ्रू आप सीख रहे हो, तो वो प्रोसेस, लर्निंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पीपल गेन नॉलेज। मतलब एक प्रोसेस, चाहे आपने प्रैक्टिस करी हो, ठीक है, जैसे आपने साइकिल चलाना प्रैक्टिस किया तो उस प्रोसेस के थ्रू आपने क्या किया, नॉलेज गेन की, स्किल सीखी, ठीक है। तो लर्निंग बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है थ्रू विच पीपल गेन नॉलेज, स्किल, हैबिट और चेंज। अब बार बार आप किसी चीज़ को करते हो तो आपको उसकी हैबिट भी हो जाती है, आपके बिहेवियर में उससे क्या आता है, चेंज आता है। लाइक
आपको पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, आपका बिहेवियर क्या था, अंडर कॉन्फिडेंट था, आप अपने दोस्तों को देखते थे तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था, बट जब आपने वो चीज़ की तो आपको आ गई प्रैक्टिस से, अब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस, आपका बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो लर्निंग का ओबी में हम समझ रहे हैं, तो मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल में आपके स्टाफ है वो क्या करता है, सीखता है, दे लर्न व्हाट दे लर्न कि कैसे क्या करना है हमें, ठीक है। तो लर्निंग क्या है, उनके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है जब वो किसी नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, सीख रहे हैं बाय प्रैक्टिस, बाय ट्रेनिंग एंड ऑल। सो ये है लर्निंग। इससे क्या जो भी आप में चेंज आता है वो क्या टेम्प्रेरी होता है, क्या बस आपने सीखा और आप भूल जाएंगे कल परसों में, नहीं, आपने प्रैक्टिस से अगर कोई चीज़ सीखी है, उसको मन लगा के सीखा है, आपने उससे नॉलेज गेन की है, तो वो आपके साथ सालों साल रहने वाली है, ठीक है। जैसे आपने साइकिल, आप अभी भी आप मान लो आपने छोड़ दी हो चलाना, बट अगर आपको कहा जाए तो आप चला ले जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस है, आपको अभी भी वो चीज़ आती है, आपने उसको इतने अच्छे से उस स्किल को लर्न किया था। तो लर्निंग क्या है, एक परमानेंट चेंज लाती है आपके बिहेवियर में। जैसे एग्जाम्पल ले लो, स्टूडेंट कोई एक्सेल सीख रहा है तो उसके बिहेवियर में क्या है, परमानेंट चेंज आ गया, अब उसको वो एक्सेल यूज़ करना आता है, अब वो कभी भी उसको यूज़ करेगा तो वो परमानेंटली उसको यूज़ कर पाएगा, उस चेंज को उसने अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। तो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर समझ रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल अपने अपने पेस पे क्या करता है, सीखता है, नॉलेज को गेन करता है। बेसिक समझा कि लर्निंग है क्या। अब आपको इसमें हो सकता है कि आप में फीचर्स भी पूछ रहे कि लर्निंग के फीचर्स क्या हैं, वो एक्सप्लेन करें। तो चेंज इन बिहेवियर, कुछ सीखते हो तो आपके बिहेवियर में तो ऑफकोर्स चेंज आता है, चाहे वो नॉलेज में आपके चेंज हो, आपकी स्किल एड ऑन हो जाए, या आपका एटीट्यूड उससे चेंज हो जाए। लाइक आफ्टर सेल्स ट्रेनिंग, जब आप अपने एम्प्लॉय को सेल्स ट्रेनिंग देते हो तो उनको कस्टमर से इंटरेक्ट करना आ जाता है, पहले उन्हें नहीं आता, बट आपने उन्हें ट्रेनिंग दी, उनको वो नॉलेज आई, वो स्किल आई कि कैसे कस्टमर को क्या करना है, हमें ट्रीट करना है। तो उससे उनका क्या हुआ, उससे उनका ये एक चेंज इन बिहेवियर आया, मतलब उनको वो चीज़ अब आगे जो उन्हें पहले नहीं आती थी, थ्रू वॉट, थ्रू लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिवली परमानेंट। रिलेटिवली परमानेंट है मतलब टेम्प्रेरी चेंज नहीं है, जो चेंज आता है आप में प्रैक्टिस से सीख के वो आपके साथ रहता है, ठीक है, लास्ट करता है लंबे समय तक। लाइक बाइसिकल अगर आपने छोड़ भी दिया, अभी भी आपको वो आती ही होगी। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ सीखते रहते हो, ऐसा नहीं है कि लर्निंग स्टॉप हो जाती है, जैसे बुक्स किताब को ही लर्निंग को हम लर्निंग कहेंगे, नहीं। आप जब लाइफ में आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, उससे भी आपने कुछ सीखा, तो थ्रू आउट द लाइफ चलती है, जब तक आप हो दुनिया में तब तक आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। हम एम्प्लॉयज़ की टर्मिनोलॉजी में बात करें, एज वी आर स्टडिंग ओबी, तो एम्प्लॉयज़ क्या है अपने जॉब में थ्रू आउट द जॉब वो क्या है, सीखते जाते हैं कि उन्हें क्या नया अपडेट मिल रहा है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स हम जितने बार एक्सपीरियंस करेंगे, जितने बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हम क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे चीज़ों को। जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर हैं, अगर हम चाहते हैं वो मशीन को हैंडल करना सीखें, तो हमें उनको बार बार उस चीज़ की क्या है, प्रैक्टिस थ्रू आउट द जर्नी करवानी होगी, जिससे वो उस चीज़ को समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, जो भी आपने सीखा है ज़रूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो, अभी कभी कभी आप नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हो, बैड हैबिट्स भी सीखते हो, ठीक है। जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को देखा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के मोस्टली एम्प्लॉयज़ आपने ज्वाइन किया, पंक्चुअल है, टाइम पे आते हैं, तो मैंने उससे पंक्चुअलिटी सीखी। कभी कभी आपने देखा कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेरे साथ जो कलीग्स हैं, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, टास्क स्किप करते हैं, तो वो चीज़ सीख ली, तो हमने वो नेगेटिव चेंज अपने अंदर लाए हैं। यूनिवर्सल है, मतलब हर पर्सन सीखता है, हर कल्चर में, हर सोसाइटी में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है कि सिर्फ इंडियन कल्चर में ही लर्निंग होगी, अदर कल्चर में नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। आप कहीं भी एम्प्लॉय की तरह जाओगे, काम करोगे, तो आप कुछ ना कुछ वहाँ का सीखोगे ही, अंडरस्टैंड करोगे ही, राइट। नेक्स्ट है फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर जो है, हमने कहा कि इन फैक्टर से क्या होता है, इफेक्ट होता है कि आपकी लर्निंग की, आपने क्या नॉलेज एक्वायर्ड की है, क्या आपके एक्सपीरियंस है, उससे भी आपका जो बिहेवियर है वो निकल के आएगा। बात की थी ना, तो हमने वही यहाँ पे समझ रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है एग्जाम में कि लर्निंग बताओ, उसके फीचर्स बताओ, फैक्टर्स बताओ जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स की बात करें तो लर्निंग डजंट हैपन द सेम वे फॉर एवरीवन, हर इंसान के लिए एक जैसी तरीके से लर्निंग नहीं होती। कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, मतलब डिपेंड करेगा कि आप के अंदर कितनी काबिलियत है, ठीक है, क्या
मोटिवेशन है आपके अंदर सीखने का, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। पहला है मोटिवेशन। एम्प्लॉयज़ बेटर तब सीखते हैं जब वो मोटिवेटेड होते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर समझ रहे हैं, तो इंडिविजुअल बिहेवियर में हमें समझना होगा कि जो इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है वो उसका लर्निंग, उसका एक्सपीरियंस की वजह से भी कर रहा है कि उसने क्या सीखा है। तो क्या मोटिवेशन है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो भी उसकी लर्निंग को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर हम देखेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड हैं तो वो लर्न करना चाहेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे ताकि वो बेटर तरीके से चीज़ों को कर पाए ऑर्गेनाइजेशन में। तो एम्प्लॉय तब बेटर अंडरस्टैंड करता है, लर्न करता है जब वो मोटिवेटेड होता है। अब मोटिवेशन आप उसको कैसे भी दे सकते हो, रिवॉर्ड के थ्रू दे सकते हो, प्रमोशन के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी प्रॉमिस प्रमोशन आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया कि जो जो एम्प्लॉयज़ ये ट्रेनिंग को कर लेंगे हम उनको क्या करेंगे, प्रमोशन देंगे। तो अब यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है वो लर्न करना चाहेगा क्योंकि वो इस चीज़ से क्या है, मोटिवेटेड है। तो लर्निंग कौन कौन से फैक्टर हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करेंगे? पहला है मोटिवेशन, दूसरा है एबिलिटी ऑफ लर्नर, लर्नर की भी क्या क्षमता है, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसकी कितनी एबिलिटी है। तो एम्प्लॉय जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग या टेक्निकल स्किल होती है वो नए सॉफ्टवेयर या प्रोसेस को जल्दी सीखते हैं दूसरों के कंपैरिजन। जिनका IQ लेवल तेज है, जिनको प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल अच्छी है, वो ऑफकोर्स ज़्यादा जल्दी सीखेंगे उन लोगों से जिनकी ये चीज़ में कमी है, ठीक है। इंटरेस्ट इन अटेंशन, आपका कितना इंटरेस्ट है जिस चीज़ को आपको सिखाया जा रहा है, वो भी अफेक्ट करेगा कि आप कितना सीख पाओगे, कितनी जल्दी सीख पाओगे, ठीक है। इफ़ ट्रेनिंग मैचेज एन एम्प्लॉय इंटरेस्ट, अगर जो ट्रेनिंग मिल रही है वो एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को मैच कर रही है तो एम्प्लॉय ज़्यादा सीखे। जैसे आपके साथ होता है, कभी आपको अगर वो चीज़ सिखाई जा रही है लाइक फैशन डिज़ाइनिंग गर्ल्स को मोस्टली, तो उनको उसमें इंटरेस्ट है मेकअप वगैरह में, मान लो, यह नहीं है कि गर्ल्स को, बॉयज़ को भी आजकल है, तो उनको जिस चीज़ को जिसमें इंटरेस्ट है अगर उसको वो चीज़ सिखाई जाएगी तो वो उसको जल्दी सीखेगा। तो आपकी एबिलिटी क्या है, आप मोटिवेटेड कितने हो, आपका इंटरेस्ट कितना है, ये सारी चीज़ें आपकी लर्निंग को क्या करने वाली हैं, अफेक्ट करने वाली हैं। नेक्स्ट इज आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी इन्फ्लुएंस करता है। लाइक एक एम्प्लॉय है विथ प्रायर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस विल अडॉप्ट क्विकली, मान लो एक सेल्स जॉब पे, एक जैसे इसीलिए तो होता है कि आपका पूछते कितने साल का एक्सपीरियंस है, किसी जॉब में जाओगे रखने से पहले वो पास्ट एक्सपीरियंस वालों को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसको वो चीज़ ऑलरेडी पता है, तो अगर हम कुछ नया सिखाएंगे उससे अपडेटेड तो वो जल्दी सीख जाएगा। तो आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके लर्निंग को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन, जितने बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितने बार आप उसको ट्राई करोगे, उतना ही ज़्यादा आप उसको रिटेन कर पाओगे। जैसे एक कॉल सेंटर एम्प्लॉय बिकन फ्लुएंट, जब वो बार बार कॉल कस्टमर की अटेंड करता है तो वो फ्लुएंट हो जाता है, उसको पता चल जाता है कैसे मुझे इस टास्क को करना है, वो सीख जाता है। तो विथ प्रैक्टिस विथ रेपिटेशन भी आप लर्निंग को बेटर कर सकते हो। तो ये फैक्टर्स हैं जो एक लर्निंग को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। और लर्निंग क्या है, इंडिविजुअल बिहेवियर को मोल्ड करता है। एक इंडिविजुअल बिहेव अपनी लर्निंग की वजह से भी करता है कि उसने क्या सीखा है, ठीक है। थ्योरीज और लर्निंग इन ओबी में कुछ लर्निंग की थ्योरीज हैं जो हमें पढ़नी है, एग्जाम में आती है थ्योरीज आपको लिखने को कि लर्निंग की ये थ्योरी बताएं। तो कुछ थ्योरीज हम कंबाइंड वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं लर्निंग की। तो देखो, लर्निंग की पहली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब यहाँ पे क्लासिकल डांस नहीं है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो लोग अगर बीएड बैकग्राउंड से हैं या बाद में इन्होंने किया है या अगर करना सोच रहे हैं वो पढ़ोगे वहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वहाँ पे, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड ऑल, वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपको आता है और उसमें ये टॉपिक है इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की गई है। इन्होंने क्या कहा था कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी मीन्स लर्निंग बाय एसोसिएशन, एसोसिएट करके हम चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। मतलब जब टू थिंग्स एक साथ होती हैं तो माइंड क्या करता है, उन दोनों को लिंक करना शुरू कर देता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, अच्छे से सुनना। एक डॉग था इनके पास और एक जब इनका सर्वेंट आता था सामान लेके, खाने की सामान लेके आता था, आई थिंक मैं अभी यहाँ मिल्क ले रही हूँ, मिल्क ही था शायद, ये मीट था कुछ था, तो वो जब वो लेके आता था स्टेप की आवाज़ आती थी, गेट खुलता था और वो देता था। तो कुत्ते को, जो डॉग था, उसको वो एक लिंक बन गया था कि खटपट खटपट की आवाज़ आ रही है तो गेट खुलेगा तो वो लेके आएगा और फिर उसकी लार टपकती थी और वो खाता था। तो ये कनेक्शन उसने बना दिया कि ये चीज़ होती है तो वो आता है, ठीक है। तो जब वो कनेक्शन बिल्ड हो गया तो एक बार क्या हुआ कि टप टप टपकी की आवाज़ है, गेट नहीं खुला। ये एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट ये नहीं है, एग्जैक्ट कुछ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं लिंक्ड ऐसा ही है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो गेट नहीं खुला बट फिर भी उसकी लार जो है वो टपकी। तो ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, ये उसने एक एसोसिएशन बना लिया। अभी मुझे याद आया कि वो एक बेल बजाता था ओनर खाना देने से पहले, तो वो 3 सेकंड की बेल से उसने एसोसिएट कर लिया था कि बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, तो बेल बजेगी खाना नहीं दिया तो एक लिंक जो है वो टूट गया। तो एसोसिएशन डाल दिया था उसने कि बेल बजेगी खाना आएगा, बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। इसी तरीके से ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी काम करती है कि आप क्या करते हो, जब दो चीज़ें एक साथ होती है तो आप उसको लिंक करना शुरू कर देते हो। आफ्टर सम टाइम वन थिंग अलोन इज इनफ टू ब्रिंग्स द सेम रिस्पॉन्स। इसके बाद अगर एक भी चीज़ हुई तो दूसरा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो उस चीज़ से क्या हो गया, लिंक हो चुका है। तो इस कंडीशनिंग थ्योरी को आप ओबी में कैसे यूज़ करोगे? इन ओबी क्लासिकल कंडीशनिंग इज दैट मैनेजर कैन क्रिएट पॉजिटिव एसोसिएशन इन एम्प्लॉय माइंड विथ विच हेल्प इन मोटिवेटिंग दैम एंड रिड्यूसिंग नेगेटिव फीलिंग। जैसे मैनेजर ने क्या किया कि जब भी वो कोई मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो वहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छा सीखने को मिलता है और वहाँ पे एक अच्छा सा एंटरटेनमेंट भी हो जाता है एम्प्लॉयज़ का। ये एक एसोसिएशन बना दिया कि जब भी मीटिंग बुलाया ऐसा इन्वायरमेंट दिया, जब भी मीटिंग बुलाई ऐसा इन्वायरमेंट दिया। तो जब भी एम्प्लॉय कोई मीटिंग का मैसेज आएगा तो उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा, एक हैप्पी हार्मोन रिलीज होगा कि मीटिंग में कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो एक लिंक बना सकता है जिससे वो उनको मोटिवेट कर सकता है और उनकी नेगेटिव फीलिंग है उसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरी मीटिंग बिगेंस विथ अप्रिसिएशन एंड रिवॉर्ड, मान लो एक हर मीटिंग जो वो करते हैं अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड के साथ शुरू करते हैं, पहले जो भी अच्छा एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उनको रिवॉर्ड देना, अप्रिशिएट करना सबको, तो एक लिंक बना दिया। तो अब सबको पता है जब भी मीटिंग में जाएंगे तो सबसे पहले अप्रिसिएशन रिवॉर्ड मिलेगा एंड देन ही डिस्कशन वगैरह होगा। तो वो हमेशा क्या रहेंगे, मोटिवेटर रहेंगे सेशन को ज्वाइन करने के लिए। तो ये जो आपका एसोसिएशन है, ये किस एसोसिएशन से आया, किस थ्योरी से आया? ये आया है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दो ये पॉलॉ ने दी है, इवान पॉलॉ ने दी है, लेकिन इसका लिंक जो है साइकोलॉजी से है और इसका लिंक आप ओबी से भी जोड़ पाएंगे कि अगर हम इस तरीके का एसोसिएशन बना देते हैं तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को भी क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एसोसिएशन। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग के लिए है कि कैसे आप सीखते हैं। तो आप जब किसी चीज़ का दो में आपस में एक लिंक बना देते हैं तो आप उस चीज़ को सीख जाते हैं। एक चीज़ होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आप रिप्रेजेंट करने लगेंगे। नेक्स्ट इज ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, जो कि BF स्किनर ने दी है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है? ये कॉन्सेप्ट है बिहेवियर लर्न थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। ये थ्योरी की बात है कि जो भी हम बिहेवियर करते हैं, जो भी इंडिविजुअल का बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कर रहे हैं, ग्रुप बिहेवियर होता है, वो किसका रिवॉर्ड हो, वो किसका रिजल्ट होता है? वो रिजल्ट होता है रिवॉर्ड या पनिशमेंट का। मान लो कि एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर बिहेवियर किया, अगर उसको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिला तो वो रिपीटिवली वही बिहेवियर करेगा। और मान लो कि एम्प्लॉय ने एक ऐसा बिहेवियर किया, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिली, लाइक लेट आया, उसको पनिशमेंट मिली, तो फिर क्या होगा, वो लेट नहीं आएगा क्योंकि उसको उसका कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव मिला। तो जो भी रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, वो भी आपके बिहेवियर को क्या करते हैं, मोल्ड करते हैं। तो फेमस एक्सपेरिमेंट इन्होंने भी रैट पे किया था कि जब रैट जो है वो लेवर प्रेस करते थे तो उनको फूड मिलता था, तो बार बार वो जाके लेवर प्रेस करते थे जिससे उनको क्या मिले, खाना मिले। तो आपको अगर अपने एम्प्लॉय से कोई चीज़ करवानी है और रिपीटेटिवली करानी है तो उसके लिए उसको मान लो कुछ ऐसा पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दो या उसको रिवॉर्ड्स दो, प्रमोशन दो, जिससे वो बार बार वही चीज़ें क्या करेगा, रखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि वो उससे अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है तो आप उसको पनिशमेंट देके उस बिहेवियर को क्या कर सकते हो, अवॉइड करा सकते हो। ये आपकी थ्योरी इसमें आपको हेल्प करेगी। जैसे अगर कोई लेट आ रहा है एम्प्लॉय तो उसको पेनल्टी पे करने दो, तो इससे क्या होगा, वो लेट नहीं आएगा। कोई अपना टारगेट ऑन टाइम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दो, जिससे वो अपना टारगेट काम करने वाला बिहेवियर कंटिन्यू करेगा। तो ये कुछ लर्निंग की थ्योरीज हैं जिसकी हेल्प से आप इंडिविजुअल बिहेवियर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। पीपल लर्न नॉट ओनली फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस बट ऑल्सो फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर। इन्होंने कहा कि लोग जो है सिर्फ उनको डायरेक्ट क्या एक्सपीरियंस होता है उससे ही नहीं सीखते हैं, बल्कि लोगों को ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय ऑब्जर्व करता है रोल मॉडल कि मेरे मैनेजर कैसे डिसीजन ले रहे हैं, मेरे कोवर्कर कैसे काम करें, वो किस तरीके से बिहेव करें, मैं भी उस तरीके से बिहेव करूंगा। तो इंडिविजुअल जो है वो सिर्फ उसको क्या डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो, पनिशमेंट में रिवॉर्ड मिले उसी से सीखा नहीं, उससे तो सीखेगा बट ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीखेगा कि किसी ने कैसा बिहेव किया जिससे उसको अच्छा अप्रिशिएशन मिला, तो मैं भी उसी तरीके से क्या करूँगा, बिहेव करूँगा। एक नया एम्प्लॉय देखता है, जैसे आप कहीं नए जाते हो
तो आप देखते हो कि मेरे आसपास के कलीग कैसे कर रहे हैं और उनको देख के ही आप भी उसी तरीके का बिहेवियर क्या करते हो, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी कहती है कि लर्निंग हैपेंस थ्रू अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट जस्ट कंडीशनिंग। कि जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू होती है, हम कैसे सोच रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ कंडीशनिंग के थ्रू नहीं होती कि हमें एक चीज़ से एसोसिएट कर दिया गया पाउला के थ्रू, या रिवॉर्ड को, पनिशमेंट को हमारे बिहेवियर से एसोसिएट कर दिया गया, इसलिए हम उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। उससे ही नहीं, बल्कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, जो सिचुएशन आई है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उससे हम, इन्होंने कहा कि सीखते हैं, मतलब हम अपने मेंटल लेवल का यूज़ करते हैं चीज़ों को सीखने के लिए। लर्नर एक्टिवली प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, एक्टिवली प्रोसेस को इन्फॉर्मेशन को समझता है, उसको प्रोसेस करता है, उससे क्या समझ में आ रहा है उसका सेंस बनाता है। ओबी में एम्प्लॉय बेटर लर्न करता है जब वो अंडरस्टैंड करता है क्यों कोई चीज़ हुई है, समथिंग इज डन एंड नॉट जस्ट हाउ, कैसे हुई है, जैसे किसी को ऑब्जर्व किया ये ऐसे कर रहा है, बट वो ऐसा क्यों कर रहा है उसको वो समझने की कोशिश करता है। ये हमारी कॉग्निटिव थ्योरी कहती है कि हम सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों को जोड़ के ही नहीं सीखते हैं, बल्कि हम अपना मेंटल स्किल भी यूज़ करते हैं, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, वो चीज़ क्यों हो रही है उसके डेप्थ में जाकर उसको समझते हैं, एंड देन उससे हम सीखते हैं। लाइक एक ट्रेनिंग में इफ़ एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड सेफ्टी रूल मैटर, दे फॉलो देम मोर सीरियसली। दो लोग फॉलो कर रहे हैं इसलिए नहीं फॉलो करेगा, बल्कि अगर उसको समझ में आ गया कि क्यों वो फॉलो करने हैं सेफ्टी रूल, उनका क्या रोल है, तो वो उसे सीख के क्या करेगा, उस चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या करेगा, अप्लाई कर पाएगा, ठीक है। तो लर्निंग ये देखो आएगा एग्जाम में आता ही है कि लर्निंग क्या है, मीनिंग आप बता ही ले जाओगे, फीचर हमने बता ही दिए हैं, इसके अलावा थ्योरी है, जो थ्योरी आप यूज़ करके कैसे ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बिहेवियर को समझ पा रहे हो कि वो क्यों बिहेव कर रहे हैं ऐसा, उनका बिहेवियर किस चीज़ से जुड़ के आ रहा है, वो किस तरीके से सीख रहे हैं, वो ये थ्योरीज जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर का फैक्टर था लर्निंग, जो आपके इंडिविजुअल बिहेवियर को क्या करता है, शेप करता है। आप कैसे सीखते हो, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से क्या आप सीखते हो, कैसे आप जल्दी सीखते हो, कौन कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है सीखने के लिए, ठीक है, वो सब आपको बिहेवियर को शेप करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। इंडिविजुअल बिहेवियर को एक और फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, वो है मोटिवेशन। जैसा जिसका मोटिवेशन होगा वो उसका बिहेवियर आपको वैसा ही दिखने को मिलेगा। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय बहुत एनर्जेटिक तरीके से बिहेव करना, सबकी हेल्प करना, ऐसे बिहेवियर रखता है, लेकिन एक डीमोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करता है, लेज़ी हो जाता है, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना, ऐसे वो रह जाता है। तो मोटिवेशन की मीनिंग क्या है, मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन एक फोर्स है, मोटिवेशन एक फोर्स है जो ड्राइव करता है एक पर्सन को कि वो एक्ट करे सर्टेन वे में टू अचीव गोल। मतलब जैसे कि आपका मोटिवेशन इस टाइम पे क्या है कि मेरा कल एग्जाम है तो मैं पढ़ लूँ जिससे मैं पास हो जाऊँ, तो मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, एक ड्राइव है, एक फोर्स है जो आपको ड्राइव कर, आपको ढकेल रहा है कि पढ़ लो, ठीक है। एक फोर्स है जो आपको ड्राइव कर रहा है कि आप एक सर्टेन वे में एक्ट करो, कि आप पढ़ लो ताकि आप कल क्या कर पाओ, अपने ऑब्जेक्टिव को पास कर पाओ, मतलब कि पेपर को पास कर पाओ, अचीव कर पाओ, ठीक है। तो एक ड्राइव, एक फोर्स है जो आपको ड्राइव करता है, किस लिए, कि आप एक्ट करो एक सर्टेन वे में, तो एक सर्टेन वे में एक्ट करो, पढ़ लो, एक सर्टेन वे में एक्ट करो जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाओ। दिस फोर्स कैन कम फ्रॉम इनसाइड द पर्सन एंड फ्रॉम आउटसाइड फैक्टर। ये जो फोर्स है, जो इच्छा है, जो आ रहा है आपके अंदर से कि आपको करना चाहिए, ये अंदर से भी आ सकता है और बाहर से भी आ सकता है। अंदर से कैसे, कि आपको खुद लग रहा है कि क्या मेरी अच्छी इमेज है, मुझे करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ, मेरी अच्छी इमेज है, तो फिर तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ के, तो वो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, जो कि यहाँ पे मोस्टली किसी का ही नहीं होने वाला है, क्योंकि सब लास्ट मोमेंट वाले हैं शायद, या तो कुछ रिवीजन वाले, जो रिवीजन वाले अभी लिख दो ताकि आप थोड़ा सेपरेट फील कर पाओ, ठीक है। एक्सट्रिंसिक वाले कौन होते हैं, जो बाहर दिखा देखी कर रहे हैं, मेरा बगल वाला पढ़ रहा है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए वरना मैं ही ना फेल हो जाऊँ पूरे क्लास में। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जो एम्प्लॉय के अंदर से आता है, वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी में मोटिवेशन हम समझेंगे, वो एम्प्लॉय जो अंदर से मोटिवेटेड है, ठीक। कम फ्रॉम पर्सनल सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि मुझे मज़ा आ रही है इस चीज़ को करने में, इसलिए आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड और मैं इसलिए ये कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूँ, वो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट कर रहा है काम के लिए। जैसे कि इन्फोसिस में एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं जब वो नई स्किल सीखते हैं ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि उनको लगता है इससे उनकी कुछ पर्सनल ग्रोथ होगी, इससे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने लिए, ठीक, वो उनकी इंटरनल मोटिवेशन में आएगा। गूगल में एम्प्लॉय इंजॉय करते हैं, एम्प्लॉय इनोवेट करते हैं क्योंकि वो इंजॉय करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आती है, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है जो उनसे काम करवा रहा है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जो बाहर से आ रहा है, एक्स से एक्सटेंसिक, एक्स से एक्सटर्नल, ठीक है, भूलना नहीं, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से आ रहा है मोटिवेशन, डेट इज आउटसाइड से आ रहा है, कम फ्रॉम सैलरी, इंसेंटिव, प्रमोशन। आउटसाइड से क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलता है, इसके लालच में ही क्यों को भाई आजकल सब कर रहे हैं सैलरी के लिए, ग्रोथ, सैलरी के लिए, प्रमोशन के लिए, इंसेंटिव मिल जाए, महंगाई इतनी है, तो उसके लिए जो मोटिवेशन आ रहा है कि भाई पनिशमेंट ना मिल जाए, ये भी होता है पनिशमेंट ना मिल जाए इसलिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो मोटिवेशन है ये क्या है, आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लाइक जोमेटो में जो डिलीवरी पार्टनर है वो बहुत वर्क फास्ट करते हैं क्योंकि उन्हें पता है रिवॉर्ड मिलेगा, इतने ऑर्डर कंप्लीट करने में इतना प्लस में मिलेगा, ठीक है, डिलीवरी टाइम पे हो गई तो अच्छा फीडबैक मिलेगा, इसलिए वो एक्सटर्नली क्या है, मोटिवेटेड हैं। जैसे टाटा मोटर में एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड होते हैं, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसलिए वो मोटिवेटेड रहते हैं और काम करते हैं। तो मोटिवेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल उनके बिहेवियर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। आपका एम्प्लॉय आप देखना पड़ेगा आपको कि इंटरनली मोटिवेटेड है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। तो जो इंटरनली मोटिवेटेड उनको आप अगर सोचो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन दे दें, पैसे दे दें, प्रेस कर दे तो वो अच्छे से काम करेंगे, तो वहाँ गलत हो जाओगे। वो इंटरनली मोटिवेशन है उनके अंदर, तो उनको पर्सनल ग्रोथ, उनको ऐसी चीज़ों लाला के दो, लाइक करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम कंडक्ट करा दो जिससे उनको जो इंटरनल है कि मुझे कुछ नया सीखना है, कुछ ग्रोथ होगी, उसको अचीव करवाओ ताकि वो आपके साथ अच्छे से काम कर पाए, अदरवाइज वो छोड़ देंगे क्योंकि उनका मोटिवेशन इंटरनल है और उनका वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा। और जो वर्कर लग रहा है आपको एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं रिवॉर्ड से, ठीक है, प्रेस से, तो उनके लिए आपको वो करना होगा। उनके लिए अगर आप ये माइंडसेट लेके चलेंगे कि इनको हम जो है वो करियर ग्रोथ प्रोग्राम करा दें, तो वो कहेंगे भैया अपना प्रोग्राम अपने पास रखो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कुछ नया सीखने का, पैसे और रिवॉर्ड तो देना नहीं है। तो वो है, ठीक है, क्या आपका मोटिवेशन है एम्प्लॉय का, वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा और उसी हिसाब से आपको उनके बिहेवियर को एज अ मैनेजर मैनेज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की। पहला है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। एक अच्छा मोटिवेटेड एम्प्लॉय क्या करता है, अच्छे से काम करेगा, ठीक है, वो अपना बेस्ट देगा, हार्ड वर्क करेगा, फास्ट काम करेगा, अच्छी क्वालिटी देगा, गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन इंडिविजुअल के एफर्ट को कंपनी की गोल से अलाइन करता है। कंपनी में मोटिवेटेड एम्प्लॉय है तो अच्छे से काम करेगा, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल पूरा हो पाएगा और इंडिविजुअल का भी जो गोल है जिसके लिए वो काम कर रहा है वो भी पूरा हो पाएगा। तो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। लाइक जोमेटो, डिलीवरी पार्टनर मोटिवेट होते हैं इंसेंटिव से और डिलीवर करते क्विकली, तो कंपनी का भी गोल आराम से हो रहा है और उनको भी इंसेंटिव मिल रहा है। तो ये क्या करता है, मोटिवेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, चाहे वो आपकी कंपनी के हों चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ के हों। इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन, जब मोटिवेटेड रहोगे तो काम को एंजॉय करोगे, ठीक है, काम को एंजॉय करोगे और अच्छे से काम करोगे, मन लगा के करोगे तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको काम करने से। अदरवाइज आप डिससेटिस्फाइड रहोगे क्योंकि मन मार के आप जो है वो अपना काम कर रहे हैं। इनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो है वो नए आइडियाज़ लाते हैं क्योंकि भाई वो नया आइडिया इसलिए ला रहे हैं क्योंकि वो अंदर से खुश हैं, मोटिवेटेड हैं, अपना बेस्ट दे पा रहे हैं। और जो नहीं है डिमोटिवेटेड, वो कहाँ से नया लाएंगे, वो तो खुद ही में परेशान है, तो कहाँ से कुछ नया सोच देंगे, नहीं कर पाएंगे। इम्प्रूव टीम वर्क, टीम वर्क को इम्प्रूव करता है। लाइक मोटिवेशन क्रिएट करता है पॉजिटिव इन्वायरमेंट, बेटर कॉपरेशन। मोटिवेशन क्या करता है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, सब लोग मोटिवेटेड है, अच्छे से काम कर रहे हैं, कंपनी के गोल पूरे हो रहे हैं, लोगों के गोल पूरे हो रहे हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट आएगा, सब मोटिवेटेड है, एक साथ काम करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, तो एक टीम वर्क भी अच्छा हो पाएगा और ग्रुप में जो है टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक को इसको लेके कि मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है हमारा। मोटिवेशन प्रोसेस बिगिन होता है हमारा अनसेटिस्फाइड नीड से। मतलब सबसे पहले तो एक अनसेटिस्फाइड नीड होगी जिसको आपको पूरा करने की इच्छा आएगी, तो आपको लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो पहले आएगी अनसेटिस्फाइड नीड, जिसकी वजह से आपको क्या होगी, टेंशन। भाई सेटिस्फाइड नहीं है नीड तो टेंशन होना शुरू होगी कि सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करें, क्या करना चाहिए। फिर आप
थोड़ा सा तिलमिलाओगे कि क्या करें, कैसे करें, सर्च करोगे कि क्या होना चाहिए, फिर काम करोगे जिससे अपनी नीड को सेटिस्फाई करोगे और टेंशन को कम कर ले जाओगे। तो एक प्रोसेस होता है मोटिवेशन की कि कैसे आप मोटिवेशन अचीव करोगे। तो उसके लिए आपको इस तरीके से गुजरना होगा, एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं। पहला है अनसेटिस्फाइड नीड, समथिंग इज मिसिंग। आपके अंदर मोटिवेशन कब है? जब आपको लगेगा कुछ मिसिंग है, कोई गैप है जो आपको पूरा करना है। लाइक इन्फोसिस में एम्प्लॉय को लगा कि उसे वो अपने पीयर जो कलीग कमा रहे उनके कंपैरेटिव अंडर कमा रहा, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं अर्न कर रहा, अंडर पेड है, बाकी सबको ज़्यादा मिल रहा है। तो उसको टेंशन होना शुरू हो जाएगी कि ये गैप जो है डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस लाएगा उसके माइंड में कि मैं कैसे इसको ठीक करूँ। ठीक है, मैं वो अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में चिंता करने लगेगा कि वो लोग तो चलो अच्छा खासा उसमें है तो कमा रहे हैं, अच्छे उनको मिल रहा है, मुझे तो उतना नहीं मिल रहा है। तो मेरे अंदर एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो है एक वो आने लगेगा, वरीनेस आने लगेगी कि इस तरीके से मैं अपने आप को फाइनेंशियली उस पोजीशन में ला पाऊँ। नेक्स्ट है ड्राइव। इसकी वजह से आप क्या करोगे, जब ये डिसकम्फर्ट होगा तो इसको आपको ऑफ कोर्स लगेगा कि मुझे इसको कैसे भी करके ओवरकम करना है। तो ये आपको पुश करेगा कि आप क्या करो, कुछ करो जिससे आप इसको कम कर पाओ। जैसे आप के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगी कि मुझे और पैसे जो है वो कमाने, अर्न करने हैं, तो आप सोचोगे कैसे कर सकते हैं। बिहेवियर सर्च करोगे, लाइक वे सर्च करोगे कि कैसे मैं और पैसे अर्न कर सकता हूँ। लाइक आप एक्सप्लोर करोगे समय के साथ कि कोई ओवर टाइम कर सकते हैं कहीं पे, या साइड कोई प्रोजेक्ट ले लूँ, या हाई पेइंग जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ जहाँ पे मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, तो फिर मेरी ये जो नीड है कि गैप है, ठीक है, अंडर पेड वाला, वो कम हो जाएगा। तो मैं बिहेवियर सर्च करूँगी कि किस तरीके से हम चीज़ें करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पता चलेगा कि किस तरीके से करना है, तो हमारी नीड सेटिस्फाइड हो जाएगी। द एम्प्लॉय फुलफिल द मिसिंग रिक्वायरमेंट। अब मैंने जब सर्च किया बिहेवियर तो मुझे पता चल गया कि ये तरीके हैं, तो अब मैंने कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो मेरी नीड क्या हो गई, फिर सेटिस्फाई हो गई। लाइक मुझे सैलरी हाइक मिल गई, या मैंने हाई बेटर पेइंग कंपनी में क्या किया, स्विच कर दिया, जिससे जो एक नीड थी, अर्जेंसी थी, एक डिससेटिस्फैक्शन था मेरे अंदर कि वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो मैंने अचीव कर ली। तो टेंशन क्या होगी, अब तो टेंशन ही रिड्यूस होगी, तो ये डिसकम्फर्ट डिसअपेयर हो जाएगा एक बार आपकी नीड पूरी हो गई। लाइक एम्प्लॉय फाइनेंशियली सिक्योर फील करेगा और मोर फोकस रहेगा अपने काम पे, क्योंकि जो एक डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था उसके अंदर वो क्या हो गया है, अब कम हो गया है। ठीक, तो किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। पहले एक अनसेटिस्फाइड आपके अंदर से नीड आएगी जिसको आपको लगेगा कि पूरा करना है। ठीक है, आपको अंदर टेंशन आएगी, उसकी वजह से जब टेंशन आएगी तो आप कुछ ना कुछ ड्राइव आएगा, मतलब कुछ ना कुछ करने की सोचोगे। बिहेवियर होगा आपका सर्चिंग वाला कि क्या कर सकते हैं, फिर आपको कुछ तरीके मिलेंगे जिससे आप क्या करोगे, उस नीड को सेटिस्फाइड करोगे और अल्टीमेटली उस टेंशन को रिड्यूस कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका मोटिवेशन प्रोसेस। इससे क्वेश्चन आते हैं। अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन होगी, ड्राइव कुछ करोगे, सर्च बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, रिडक्शन ऑफ टेंशन। ठीक है, टेंशन खत्म। अब जैसे आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल ले, अनसेटिस्फाइड नीड कि मुझे पेपर में कुछ नहीं आता है और अब मैं कल जाके क्या करूँगा। ठीक, टेंशन हुई कि क्या कर सकते हैं, पास कैसे होंगे, कोई कुछ सोचेंगे फेल हो जाएंगे, मतलब मुझे टेंशन होने लग गई कि यार मुझे अभी कुछ नहीं आता, मेरे नंबर शायद कम आएंगे, मुझे टेंशन होगी कि क्या फेल तो नहीं हो गई, ये तो नहीं हो जाएगी। ड्राइव आएगी, फिर अंदर से जो टेंशन है आपको कहेगी यूट्यूब खोलो या बुक खोलो और पढ़ना शुरू करो, अदरवाइज़ कुछ हो जाएगा। तो फिर ड्राइव आएगी कि क्या कर रहा है, फिर सर्च करेंगे कि बुक से पढ़ लें, यूट्यूब से किसी की वीडियो देख लें, है ना, क्या कर सकते हैं, फ्रेंड से बात कर लें। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर जब आपको जो समझ में आया, लाइक यूट्यूब आ गया या बुक्स आ गई या फ्रेंड से बात करके ग्रुप स्टडी आ गई, फिर आप वो चीज़ करके अपनी नीड को क्या करोगी, सेटिस्फाइड कर लोगे, तो अपने आपको तैयार कर लोगे पेपर के लिए। और फिर भाई पेपर की टेंशन जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब आपको आता है, पहले नहीं आता था। ठीक, ओके। नेक्स्ट आता है हमारी मोटिवेशन की भी थ्योरी हमें पढ़नी होगी, ये भी आपके सिलेबस में है। लर्निंग की थ्योरी से भी क्वेश्चन आएगा और मोटिवेशन की भी कोई रैंडम थ्योरी दे सकते हैं वो, जिसको आपको लिखना होगा। ठीक है, तो जो एक सिलेबस में आपके एनईपी में दी हुई है और जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो हम कवर करेंगे। पहला है आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, ये आपने पढ़ी है बचपन में, बहुत क्लास में आपने समझी होगी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। वही हम आज भी समझने वाले हैं कि अब्राहम मैस्लो ने कहा था
ह्यूमन नीड्स को हम अरेंज करते हैं हायरार्की में, मतलब जब एक लेवल सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो दूसरे लेवल पे जाता है, जब दूसरा सेटिस्फाइड होता है तब वो तीसरे पे जाता है। तो जो ह्यूमन की नीड है वो क्या है, एक हायरार्की में है, एक लेवल बाय लेवल जो है वो सेट है। ही डिवाइडेड नीड इनटू 5 लेवल। इन्होंने हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको क्या है 5 लेवल में डिवाइड किए। पहली क्या है साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड, नॉट साइकोलॉजिकल, इट्स फिजियोलॉजिकल, मीन्स बेसिक नीड जो है आपकी, लाइक रोटी कपड़ा मकान जो है वो आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ बेसिक नीड। जिसकी बेसिक नीड पूरी होगी वही सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में सोच पाएगा। जिसके ये दोनों नीड पूरी होंगी वो लव एंड बिलोंगिंग पे जाएगा, जिसके ये 3 होंगी वो सेल्फ स्टीम पे जाएगा, और जिसकी ये 4 हो पाएंगी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि फाइनल नीड है उसको पूरी करने के बारे में सोचेगा। तो इसीलिए एक पिरामिड के फॉर्म में आपको ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि जो नीड है वो ऐसे जाएंगी बॉटम टू टॉप। ठीक है, एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। पहली है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल जैसे मैंने कहा बेसिक नीड होती है, ये बहुत बेसिक नीड है, ज़रूरतें हैं जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए, लाइक फूड, वाटर, रेस्ट, शेल्टर, ये चीज़ आपको चाहिए, बिकॉज इसके बिना आप क्या है सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो जैसे आपका एम्प्लॉय है, अगर उसकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं पूरी है, लाइक उसके पास खाने को नहीं है, उसके पास शेल्टर नहीं है, तो ऑफकोर्स वो अपना बेस्ट देगा ही नहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि वो इसी टेंशन में ही रह जाएगा। नेक्स्ट आती है सेफ्टी नीड। अगर आपने उसकी ये नीड पूरी करने में उसकी मदद कर दी तो फिर उसके पास अब चलो बेसिक चीज़ें तो होगी, अब कौन सी उसको नीड की ज़रूरत आ जाएगी, अब उसको नीड होगी सेफ्टी की या सिक्योरिटी की। मतलब वंस बेसिक नीड आर मेट पीपल वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब वो यही चाहेंगे कि जो भी इनकी जॉब है वो सिक्योरिटी हो, उनको निकाल ना दिया जाए एकदम से कि वो मेंटेन ही ना कर पाए अपनी ये बेसिक नीड को। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम रिस्क मिले, एक स्टेबल इनकम हो जाए, हेल्थ और सेफ्टी, हेल्थ के बारे में हेल्थ बेनिफिट मिले, उनको वर्किंग का सेफ इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, जिससे वो अपना अच्छे से सेफ्टी नीड को पूरा करते हुए काम कर पाएँ, अपना बेस्ट दे पाएँ। फिर मान लो आपने अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी नीड भी पूरी कर दी, उसको जॉब सिक्योरिटी, स्टेबलनेस, हेल्दी इन्वायरमेंट वगैरह सब दे दिया। अब उसकी नेक्स्ट नीड आएगी सोशल नीड, दैट इज़ लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड। ह्यूमन क्या है, हम सब क्या है सोशल बीइंग, हमें इंटरेक्ट करना, लोगों के साथ रहना, ये सब पसंद है। तो जब हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड होगी, मेरे पास जॉब स्टेबल होगी, अब सब कुछ, अब मैं क्या चाहूँगी, अब मैं चाहूँगी कि मेरे पास लोग हों, मेरी फ्रेंडशिप हो सबसे, लोग मुझे एक्सेप्ट करें और हम एक साथ एक ग्रुप में काम करें। लाइक जो एम्प्लॉय है वो चाहेगा कि हमारी टीम हो, हम टीम में काम करें, ग्रुप में काम करें, और मुझे जो है लोग, मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज़, बेसिकली मेरे कलीग्स मुझे रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट नहीं मतलब मुझे बिलोंग करवाएं अपने साथ, ये वो चाहेंगे। नेक्स्ट है स्टीम नीड। स्टीम नीड यहाँ आएगी, रिस्पेक्ट वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी कि वो चाहेगा कि उसे रिकॉग्नाइजेशन मिले और रिस्पेक्ट मिले। एक बार उसकी आपने ये भी नीड सेटिस्फाई कर दी कि ठीक है, आपको लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, टीम में काम करने को मिलेगा, आपको सोशल ग्रुप से इंटरेक्शन की भी हम अपॉर्चुनिटी देते हैं। देन उनके अंदर एक नीड आएगी, दैट इज़ स्टीम नीड, कि उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और रिकॉग्नाइजेशन भी मिले। लाइक पीपल नाउ वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर, लोग उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनके कामों के लिए उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिले, प्रेज मिले, उनके अचीवमेंट को सराहाया जाए। तो ये आएगा कि सेल्फ स्टीम भी आएगा इसमें, कि कॉन्फिडेंस, एंड एक्सटर्नल स्टीम भी आएगा कि लोगों से रिस्पेक्ट मिलना, स्टेटस मिलना, ये नीड भी नेक्स्ट पे आएगी। फिर जो इसको भी पूरी कर लेता है वो आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, मतलब ग्रोथ एंड पोटेंशियल, मतलब मेरा जितना पोटेंशियल है उस हिसाब से मैं अपना काम जो है वो कर पाऊँ। ठीक है, तो दिस इज़ द हाईएस्ट लेवल, ये हाईएस्ट लेवल है कि आप अपना क्या बन पाओ, बेस्ट वर्जन बन पाओ। एम्प्लॉय वांट क्रिएटिविटी, पर्सनल ग्रोथ एंड अचीव द फुल पोटेंशियल। वो एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनको आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दो जिससे जो उनका फुल पोटेंशियल है वो यूटिलाइज हो पाए, उनकी क्रिएटिव इन्वायरमेंट दो जिससे वो अपना जितना भी क्रिएटिव थॉट ला के अपना जो भी इस्टेब्लिश करने में आपकी मदद कर सकते हैं वो कर पाएँ। तो इस तरीके से मैस्लो ने बोला कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स होती हैं और आपको लेवल बाय लेवल हर नीड को सेटिस्फाई करना होगा। मान लो आप ये सोचो कि मेरा एम्प्लॉय बेस्ट क्यों नहीं दे रहा, तो आप देखो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड ही नहीं पूरी है, तो वो कहाँ से आपको बेस्ट दे पाएगा अपना। तो आप उसको उस लेवल पे सेटिस्फाई करो, देन धीरे धीरे हम उसको फर्दर सेटिस्फाई करेंगे, तभी वो मोटिवेटेड हो पाएंगे और अपना क्या करेंगे, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में दे के ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हमें हेल्प करेंगे। राइट, तो ये है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हमें और मोटिवेशन थ्योरी पढ़नी है। अब इन्होंने भी मोटिवेशन की अपनी अलग थ्योरी दी है, डॉगल्स मैकग्रॉगर ने अपनी थ्योरी दी है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई।
तो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्या कहती है, मैकग्रॉगर ने एक्सप्लेन किया कि मैनेजर जो है वो टू अपोजिट एजम्पशन, मतलब इन्होंने मैनेज जो ये मैकग्रॉगर हैं इन्होंने एम्प्लॉयज़ को यूजुअली दो अपोजिट एजम्पशन पे क्या किया, एक्सप्लेन किया कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दो तरीके के होते हैं। इन्होंने देखो पूरे एम्प्लॉयज़ समाज पे क्या है एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लगा दिया, ये ऐसे होते हैं ये ऐसे होते हैं। तो उन्होंने दो टाइप के एम्प्लॉयज़ बताएं, एक है थ्योरी एक्स जो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में इन्होंने बड़ा नेगेटिव व्यू दिया अपना, उसमें ये अपना बड़ा नेगेटिव व्यू रखते हैं एम्प्लॉयज़ को लेके, और थ्योरी वाई जहाँ पे इन्होंने अपना पॉजिटिव व्यू दिया एम्प्लॉयज़ का। ये व्यू रख कौन कर रहा है, मैनेजर रख रहा है। जहाँ पे मैनेजर का पॉजिटिव व्यू है एम्प्लॉयज़ को लेके वो कौन सी थ्योरी में आएगा, थ्योरी वाई, और जहाँ पे नेगेटिव व्यू है एम्प्लॉयज़ को लेके मैनेजर का वो क्या है, थ्योरी एक्स। तो जैसा व्यू होगा ना वैसे ही फिर वो अपने तरीके से एम्प्लॉय से काम कराएगा, और वैसे ही फिर एम्प्लॉय क्या कर रहे होंगे, बिहेव कर रहे होंगे। लिंक करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से। तो मैनेजर का एजम्पशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कि कौन से लीडरशिप स्टाइल वो यूज़ करेगा और कितना एम्प्लॉय मेरा क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। मान लो मैं आपको ये सोचती हूँ कि ये जो बच्चे यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं लास्ट मोमेंट वाले, ये सब बेकार हैं, ये सब लेज़ी हैं, इन्होंने पहले से कुछ मेहनत नहीं करी, अब ये लास्ट मोमेंट में देख रहे हैं और इनको अभी कुछ नहीं समझ में आएगा। और मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल सोच समझ के वीडियो को रोक के अनसब्सक्राइब करके भाग मत जाना। हाँ, अपने ईगो में मैं मत लेना, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मान लो मेरा व्यू ऐसा होता, अभी ऐसा नहीं है, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत सिंसियर हैं, इस वीडियो को देखने के बाद एकदम धमाका करने वाले हैं पेपर में, पढ़ा हो ना पढ़ा हो अभी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि मान लो मेरा ऐसा व्यू है, तो मेरा नेगेटिव अगर मान लो आपको व्यू लेके चली मैं, ठीक है, मैं यूट्यूब में नहीं लाऊंगी, मेरे बच्चे अच्छे हैं। मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैंने सोचा मेरे एज अ मैनेजर मैंने सोचा कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब बिल्कुल बेकार है, कुछ नहीं अच्छे से करते हैं, लेज़ी हैं, इनको जब तक ना डांटो तब तक ये नहीं करेंगे, मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लीडर बनना पड़ेगा तभी इनसे काम करवा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्यों मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि मैम पनिशमेंट देंगी, मैनेजर मैम पनिशमेंट देंगी, वो मुझे निकाल सकती है, मेरे पे पेनल्टी लगा सकती है, तो इसलिए उनका मोटिवेशन होगा। तो जिस तरीके का व्यू होगा मैनेजर का, चाहे वो व्यू मैंने बताया, इन्होंने बताया कि थ्योरी एक्स वाले जो थ्योरी एक्स है वहाँ पे मैनेजर नेगेटिव व्यू रखेगा एम्प्लॉय का, और थ्योरी वाई में मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का पॉजिटिव व्यू रखेगा, ठीक है। अब एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि कौन सी थ्योरी में पॉजिटिव था और कौन सी थ्योरी में नेगेटिव था, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेगेटिव किस में था और पॉजिटिव किस में था। तो देखो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, सबसे पहले हम अच्छा सोचते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं, खराब सोचते हैं, नहीं सोचते। तो हमेशा ये सोचता, पहले हम क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो एक्स और वाई, एक्स पहले आता है तो पहले अच्छा सोचेंगे तो हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे, और फिर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हम नेगेटिव व्यू रखेंगे। तो थ्योरी एक्स में क्या है, पॉजिटिव है व्यू, और थ्योरी वाई में नेगेटिव व्यू है मैनेजर का एम्प्लॉयज़ को लेके, ठीक है। शॉर्टकट और बना लो, एक्सपी का एक मैंने वो खरीदा था, टैब खरीदा था, एक्सपी का ही था, जेन एक्सपी का, तो उससे याद कर लेना, मैम ने बताया था। और थ्योरी वाई का वाई एन, ठीक है, वाई नॉट, इससे याद कर लो कि थ्योरी वाई नेगेटिव, वाई नॉट, ठीक है, वाई नॉट टू बी नेगेटिव, राइट, ओके। नेक्स्ट आता है कि आप समझेंगे डिटेल में कि थ्योरी एक्स क्या कहती है। तो थ्योरी एक्स क्या करती है, यहाँ पे मैनेजर नेगेटिव व्यू रखता है अपने एम्प्लॉयज़ का। वो क्या व्यू रखेगा, वो रखेगा उसके एजम्पशन होंगे एम्प्लॉय को लेके कि पीपल डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड इफ इट्स पॉसिबल, कि जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इनको काम वाम पसंद नहीं है, और जहाँ इनको मौका मिलेगा वहाँ पे ये क्या करेंगे, काम चोरी करना शुरू करेंगे। दे मस्ट बी फोर्स कंट्रोल एंड थ्रेटन, इनको भैया फोर्स करना पड़ेगा, लेजी है, इनको फोर्स करना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा, तभी ये क्या होंगे, कंट्रोल में आएंगे। दे प्रेफर सिक्योरिटी नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको सिक्योरिटी तो चाहिए कि इनकी जॉब ना जाए, लेकिन इनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि काम करके देंगे टाइम पे। दे आर मोटिवेटेड मेनली बाय मनी एंड जॉब सिक्योरिटी, बस जॉब सिक्योरिटी की वजह से और मनी की वजह से काम कर रहे हैं, अदरवाइज कोई भी इंटरनल मोटिवेशन इनका काम नहीं कर रहा है। मैनेजर की स्टाइल क्या होगी, भाई इतना नेगेटिव व्यू है तो सुपरविजन रखेगा, ऐसा तगड़ा वाला स्ट्रिक्ट कि भाई देखेगा कोई ऐसा तो नहीं काम चोरी, कैमरा लगा लेगा हर जगह के, क्लोज कंट्रोल रखेगा, नहीं कर रहा है तो एकदम डांटेगा भड़काएगा, सही से करो, नहीं धमकी देगा, निकाल देंगे अभी। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, जो कह दिया वो करो, तुम इतने काबिल नहीं कि तुमसे पूछेंगी क्या करवाना चाहिए, जो कहा है आप करिए, ठीक है, आपको वही करना है, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पनिशमेंट मिलेगी,
या फिर हम रिवॉर्ड देंगे, भाई ये लालची हैं, ये इसीलिए काम कर रहे हैं, इनको सिक्योरिटी चाहिए, इनको पैसा चाहिए, तो इनको रिवॉर्ड दे के ही करवा पाएंगे, अदरवाइज नहीं करवा पाएंगे। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल, जैसे कॉल सेंटर में एम्प्लॉयज़ को कॉल क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि भाई कॉल अटेंड कर रहे हैं कि बस नाटक कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल एंड लिमिटेशन। फैक्ट्री में असेंबली लाइन में मैनेजर एकदम टाइट देता है डेडलाइन, कितने तक प्रोड्यूस हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि खा पी के सो रहा है, ठीक है। अब थ्योरी वाई में एग्जम्पशन अच्छा है एम्प्लॉय का, कि मैनेजर देता है कि एम्प्लॉयज़ सी वर्क एज नेचुरल, दे लाइक प्ले एंड रेस्ट, कि मेरे जो एम्प्लॉय हैं, इसका व्यू है कि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बिल्कुल काम को मज़े मज़े में करते हैं, उनके लिए काम बिल्कुल नेचुरल चीज़ है जो उन्हें मज़ा आ रही है करने में और वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई प्रेशर देके नहीं कराना है, सेल्फ ड्रिवन है, खुद काम कर लेंगे, खुद डायरेक्टेड है, गोल्स को लेके कमिटेड, इनको बोलना नहीं है हमें, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है और क्रिएटिविटी के साथ काम करेंगे। रिकॉग्नाइजेशन ग्रोथ चाहिए इनको, कि लोग हमें जाने, ग्रोथ चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, इसलिए सेल्फ मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हैं। इनको अपने पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन करना है, इसलिए अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छा व्यू रखता है मैनेजर, ठीक है। जब इतना अच्छा व्यू होगा तो इसकी स्टाइल क्या होगी, डेमोक्रेटिक, मतलब मैं उनको बताऊंगी नहीं यही करना है, मैं उनसे पूछ सकती हूँ, डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देन हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे क्या करना है, या फिर हम उनको खुद ही बोल देंगे कि आप अपने लेवल पे डिसाइड कर लो, ठीक है। उनको पावर देना, डिसीजन मेकिंग में शामिल कराना, इतने कैपेबल है तो ऑफकोर्स डिसीजन मेकिंग में शामिल कराएंगे। मैनेजर का जो स्टाइल है वो ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट बेस्ड होगा, वो ट्रस्ट करेगा कि ये लोग अच्छे से हमारे लिए वर्क करेंगे। जैसे कि गूगल एम्प्लॉयज़ को फ्रीडम देता है कि आप प्रोजेक्ट यूज़ करो, 20% रूल लगाता है कि 20% जो भी है इसका आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है। एज्यूम पीपल लाइक वर्क इफ़ इट्स मीनिंग पीपल, ये एज्यूम करता है कि लोगों को काम पसंद है तो हम उनको चॉइस दे देंगे कि आपको जो ठीक लग रहा है आप उस तरीके से सिलेक्ट करके कर सकते हो। तो एक डिफरेंस की टेबल भी है यहाँ पे जो आपको बताएगी कि थ्योरी एक्स क्या कहती है और थ्योरी वाई। एम्प्लॉय का व्यू थ्योरी एक्स में क्या है कि लेज़ी हैं, अवॉइड करते हैं काम को। इनका क्या व्यू है कि नेचुरल समझते हैं, काम को मज़े मज़े में करेंगे। मोटिवेशन इनको पता है मनी और सिक्योरिटी चाहिए बस, इसलिए काम कर रहे हैं। इनको ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करना है। मैनेजमेंट स्टाइल कैसे होगी, स्ट्रिक्ट, ऑटोक्रेटिक, भाई सही नहीं है लोग ढल्ले हैं, उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन देंगे, ऑटोक्रेटिक जो कहा वही करो। यहाँ पे ट्रस्ट और पार्टिसिपेटिव होगा, मैनेजर ट्रस्ट करेगा इन पे, उनको पार्टिसिपेट कराएगा डिसीजन मेकिंग में। कॉल सेंटर, फैक्ट्री, गूगल, इन्फोसिस का एग्जाम्पल लिखाना, ठीक। एक और मोटिवेशन थ्योरी है, वो किसकी है, हर्ट्जबर्ग की। हर्ट्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या कहती है, ये 2 फैक्टर थ्योरी है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी क्या है, ये 2 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है। अब रुक जाओ, चलो। फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने एक्सप्लेन करी थी, आप मतलब फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने, हर्ट्जबर्ग नाम है ना, इन्होंने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी थी। अब सोच रहे होगे आपकी क्या मोटिवेशन हाइजीन, की हाइजीन मेंटेन करना इनको बहुत पसंद था इसलिए थ्योरी दे दी, हाइजीन रहेगी तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहते हैं। समझो, फेडरिक हर्ट्जबर्ग ने एक्सप्लेन की थी कि जॉब सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन 2 डिफरेंट सेट ऑफ फैक्टर्स रहते हैं। मतलब एम्प्लॉयज जॉब में सेटिस्फाइड है या एम्प्लॉयज जॉब में डिससेटिस्फाइड है, ये 2 वजह से हो सकता है। 2 फैक्टर जो हैं वो इसको क्या करेंगे, इसको इम्पैक्ट करेंगे। सम फैक्टर ओनली प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो सिर्फ डिससेटिस्फैक्शन प्रिवेंट करेंगे, मतलब मेरा एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड ना रहे, मोटिवेटेड रहे, इसके लिए कुछ फैक्टर क्या करेंगे, मदद करेंगे। वो फैक्टर क्या होते हैं, हाइजीन फैक्टर, कि मतलब ये फैक्टर अगर आपके यहाँ पे हैं तो डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। कुछ फैक्टर होते हैं जो ट्रूली मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जिन्हें हम कहते हैं मोटिवेटर। तो जो ट्रूली मोटिवेट करेंगे, ट्रूली मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को, वो क्या है, वो है मेरे मोटिवेटर। और जो डिससेटिस्फैक्शन को, जो डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय के अंदर, डिससेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉय के अंदर, उसको प्रिवेंट करेंगे कि डिससेटिस्फैक्शन ना हो, डिससेटिस्फाइड ना हो मेरा एम्प्लॉय। वो जो फैक्टर है वो क्या होंगे, वो होंगे आपके हाइजीन फैक्टर। तो एक एक करके समझेंगे। हाइजीन फैक्टर को हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। दीज डोंट मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क हार्ड, ये फैक्टर कोई मोटिवेट नहीं करेंगे एम्प्लॉय को कि आप अच्छा काम करिए, वर्क हार्ड करिए, बट अगर ये मिसिंग होंगे, मतलब ये चीज़ नहीं होगी, तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, मतलब वो
सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। इसलिए ये फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड रहे। लाइक सैलरी एंड बेनिफिट, अगर सैलरी अनफेयर है तो एम्प्लॉय कंप्लेन करेगा, मतलब अगर ये नहीं है, ठीक है, ये मिसिंग है, तो फिर वो कंप्लेन करेगा। कंपनी की पॉलिसीज़ अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होंगे तो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वर्किंग कंडीशन अगर अनहाइजीनिक और अनसेफ है तो एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो अगर ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ आपके सेटिस्फाइड रहेंगे, मतलब अच्छी वर्किंग कंडीशन है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर ये एब्सेंस है, मिसिंग है, तो एम्प्लॉय क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। कंपनी की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये चीज़ है, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड रहेंगे। और अगर फ्लेक्सिबल है तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे। तो इनके ना होने से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ये चीज़ें जो है वो मिसिंग ना हो, जिससे एम्प्लॉय क्या है, खुश रहे, मोटिवेटेड रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स क्या होते हैं, दीज फैक्टर एक्चुअली इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर। ये वो फैक्टर होते हैं जो एक्चुअली में आपको मोटिवेट करेंगे कि आप बेटर परफॉर्म करो। वो एक्चुअली मोटिवेट नहीं करते कि आप बेटर परफॉर्म करो, बट अगर वो एब्सेंस हैं तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाओगे। और आपको खुद पता है कि अगर आप डिससेटिस्फाइड हो तो कहाँ का मोटिवेशन आपके अंदर होगा काम करने का, ठीक है। मोटिवेटर बेसिकली जो एक्चुअली आपको इंस्पायर करेंगे कि आप बेटर परफॉर्म करो। ये कनेक्टेड है आपके वर्क से और पर्सनल ग्रोथ से। जैसे कि अचीवमेंट, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, आपको एकदम प्राइड मिला, तो ये है आपका मोटिवेटर, आपको मोटिवेट करेगा। रिकॉग्नाइजेशन, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड आपको मिला तो आप मोटिवेट हो जाएंगे। वर्क इटसेल्फ, जो आपका काम है वो भी एज आ आपके लिए मोटिवेशन वर्क करेगा कि आपको क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग टास्क करने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने अंडरस्टैंड किया अपनी मोटिवेशन थ्योरी जो आपकी हर्शबर्ग ने दी थी, जिन्होंने दो फैक्टर के बारे में बात किया कि एम्प्लॉय जो मोटिवेट होता है उसको दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या तो मोटिवेटर या तो हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर कौन से, अगर ये फैक्टर एब्सेंट है, नहीं है, मतलब वो फैक्टर अगर मिसिंग है तो एम्प्लॉय क्या होगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। ये डायरेक्टली मोटिवेट नहीं करते, बट अगर ये नहीं है तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, वो काम करने में उसका मन नहीं लगेगा, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और मोटिवेटर फैक्टर जो डायरेक्टली उसे मोटिवेट करेंगे काम करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट एक और थ्योरी आपको याद रखनी है, वो है व्रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। 1964 में व्रूम ने अपनी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी दी मोटिवेशन की। इन्होंने इस थ्योरी में ये बताया कि पीपल आर मोटिवेटेड टू वर्क व्हेन दे बिलीव देयर एफर्ट विल लीड टू गुड परफॉर्मेंस। कीवर्ड्स हैं, पीपल जो हैं वो मोटिवेटेड होते हैं कब, जब उन्हें ये बिलीव होता है कि जो उनके एफर्ट्स हैं उससे क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। विच विल गिव देम रिवॉर्ड, जो उनको क्या देगा, रिवॉर्ड देगा, और ऐसे रिवॉर्ड देगा जिनको वो एक्चुअली क्या करेगा, वैल्यू करेगा, ठीक है। सो मोटिवेशन डिपेंड करता है तीन चीज़ों पे। पहला एक्सपेक्टेंसी, ये उनके अंदर उम्मीद है, ये उनके अंदर एक्सपेक्टेंसी कि जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होगा, वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला है एक्सपेक्टेंसी। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, कि वो जो परफॉर्म करेंगे उससे उनको रिवॉर्ड मिलेगा, तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटेलिटी। नेक्स्ट इज वैलेंसी, और जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी इनकी नज़र में क्या होगी, वैल्यू होगी। तो तीन चीज़ हैं, तो एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। ये तीन चीज़ होनी चाहिए, तभी एम्प्लॉय क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। एक तो उम्मीद कि काम करेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा, एक अच्छा परफॉर्म करेगा तो रिवॉर्ड मिलेगी, और अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा तो जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी उसके नज़दीक क्या होगी, वैल्यू होगी, तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, ठीक। तो पहला है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, एक्सपेक्टेंसी मतलब एफर्ट अच्छे करेगा तो एफर्ट्स जो करेगा उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इफ़ आई पुट एफर्ट्स विल आई परफॉर्म वेल, क्या मैं अच्छे, अगर मैं एफर्ट्स दूंगा तो क्या मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा, ठीक। Example, an Infosys employee believe that working hard on a coding project will improve performance rating. Employee क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है कि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, हार्ड वर्क किया इस कोडिंग प्रोजेक्ट पे, तो इससे क्या होगा, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस रेटिंग है मेरी, मान लो वो क्या होगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अगर एक्सपेक्टेंसी लो, अगर आपको एम्प्लॉय को उम्मीद ही नहीं है कि भाई मेरा जो एफर्ट है वो नहीं अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाऊँ, मैं एफर्ट करूँगा तब भी मेरे एफर्ट से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, परफॉर्म नहीं अच्छा होगा, तो फिर वो
वहीं पे मोटिवेशन गिर जाएगा, फिर आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे कि रिवॉर्ड और वैल्यू के बारे में सोचो, फिर वहीं पे मोटिवेशन गिर जाएगा। अगर आपने एक्सपेक्ट ही ये कर लिया कि आप एफर्ट्स भी डालोगे फिर भी आपका कुछ नहीं होगा। जैसे अभी यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट मोमेंट पढ़ रहा हूँ या मैं जो भी पढ़ लूँ मेरा कुछ नहीं होगा, मैं फेल ही होने वाला हूँ। तो बेटा अब यहीं पे मोटिवेशन आपकी डाउन हो गई, अब आप आगे कुछ करोगे ही नहीं, अब आप अभी बंद करके सो जाओगे। वो नहीं करना है आपको, आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी क्या है? परफॉर्मेंस, कि इफ़ आई परफॉर्म वेल, अब तो मैंने पहले सोचा, मैंने पहले तो सोचा कि मैं एफर्ट्स दूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा तो विल आई गेट रिवॉर्ड, तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा? जैसे एट TCS एम्प्लॉय थिंक इफ आई कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सक्सेसफुली आई विल डेफिनेटली गेट अ प्रमोशन। अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो मुझे डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा। तो उसको पता है, उसको लग गया, तो वो क्या है, मोटिवेट हो जाएगा फिर उस रिवॉर्ड को गेन करने के लिए। लेकिन अगर एम्प्लॉय को ट्रस्ट ही नहीं है मैनेजर पे, उसको लगा कि भले ही मैं अच्छा कर लूँ, परफॉर्म भी बढ़िया कर लूँ एफर्ट डाल के, देन में मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, तो मोटिवेशन वहीं पे डाउन चला जाएगा। नेक्स्ट इज वैलेंसी, वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड। डू आई एक्चुअली केयर अबाउट द रिवॉर्ड? क्या मुझे जो रिवॉर्ड मिलने वाला है अच्छी परफॉर्मेंस के बाद, क्या मुझे उसका फ़र्क भी पड़ता है, उसकी कोई वैल्यू भी है मेरे नज़दीक? लाइक गूगल, वन एम्प्लॉय वैल्यू प्रमोशन, एक एम्प्लॉय के लिए प्रमोशन चाहिए रिवॉर्ड के तौर पे, वो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा रखेगा, उसकी वैल्यू हाई होगी। दूसरा चाहता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए रिवॉर्ड के फॉर्म में। इफ़ द रिवॉर्ड मैचेस वॉट दे वैल्यू मोटिवेशन इज़ हाई। अगर जो मुझे रिवॉर्ड मिला, मतलब मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया मैं क्या अच्छे एफर्ट डालूंगा तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा, ठीक, मैंने फिर परफॉर्म भी किया, मुझे रिवॉर्ड भी मिला। अब जो रिवॉर्ड मिला क्या वो मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है, क्या वो वैसा ही है जैसा मैं चाह रही थी? अगर वैसा ही है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, और नहीं है तो मोटिवेशन वहीं पे फॉल हो जाएगा। इफ़ द रिवॉर्ड इज़ यूजलेस लाइक गिविंग अ फ्री टी-शर्ट इंस्टेड ऑफ बोनस, बैलेंस इज लो, तो आपके नज़दीक उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। जैसे कि इन्फोसिस एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कि वर्किंग लेट आवर्स विल हेल्प फिनिश प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ये उसकी एक्सपेक्टेंसी है कि अगर मैं एफर्ट डालूंगा, लेट टाइम तक काम करूंगा तो मेरा प्रोजेक्ट बढ़िया से मेरी परफॉर्मेंस के साथ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। वो बिलीव करते हैं कि मैनेजर इसकी वजह से उनको क्या देगा, रिवॉर्ड देगा, ठीक है। तो उनके लिए ये क्या है, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। और फिर वो ये भी बिलीव करते हैं जो एम्प्लॉय है वो, ये जो रिवॉर्ड है वो मनी बोनस होगा और वो मिलेगा तो मेरे लिए उसकी वैल्यू अच्छी है, तो वैलेंसी भी होगी। मान लो कि एम्प्लॉय हाईली मोटिवेटेड है, मोटिवेटेड हो जाए क्योंकि वो जो चाह रहा था वही है कि उसने अच्छा काम किया, एफर्ट डाले तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसको रिवॉर्ड मिला, और रिवॉर्ड में उसको क्या मिला, रिवॉर्ड में जो वो चाह रहा था उसे बोनस मिले वही मिल गई, तो यहाँ पे एम्प्लॉय का मोटिवेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल हाई हो जाएगा। लेकिन अगर एनी वन फैक्टर, कोई भी एक फैक्टर लाइक कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिला, या एफर्ट ही उसके मैटर नहीं किए, या रिवॉर्ड जो मिला उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उसके नज़दीक, तो मोटिवेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे ना मैथ्स लगती है। जैसे हमने क्या बोला था, आपका जो फॉर्मूला था उसमें क्या था कि आपको एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटैलिटी रिवॉर्ड क्या मिला और उसका वैल्यू। मान लो इसमें से कोई भी एक ज़ीरो हो गया, लाइक इंस्ट्रूमेंट रिवॉर्ड ही ज़ीरो हो गया, तो एक्सपेक्टेंसी भी ज़ीरो हो जाएगी और बैलेंस मान लो ये सब है भी, तब भी आपका जो मोटिवेशन है वो ज़ीरो ही हो जाएगा, मोटिवेशन गिर ही जाएगा, क्योंकि आपको जो इंस्ट्रूमेंट जो रिवॉर्ड मिला था वही नहीं मिला, तो आपने एफर्ट्स भी डाले, रिवॉर्ड नहीं मिला तो भी मोटिवेशन डाउन, ठीक है। मान लो एक्सपेक्टेशन भी थी, एफर्ट्स पे अच्छे डाले, रिवॉर्ड भी मिला, लेकिन रिवॉर्ड की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो भी मोटिवेशन ज़ीरो। तो समझ गए, तो ये चीज़ एक साथ ऐसे चलेगी आपकी, ठीक है। तो ये यूनिट हमने यहाँ कंप्लीट कर ली ओबी की। आई होप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके से हम सारी सीरीज़ में सारा ओबी कवर करने वाले हैं। फ्रेंड के साथ प्लीज़ शेयर करो, शेयर करते ही नहीं हो आप लोग। और दूसरी चीज़, इस वीडियो में लाइक का टारगेट पूरा कर लेना, ठीक, और अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कर देना। एंड थैंक यू।